हाँ जी, क्या स्टार्ट करना है? पीजीबी पे कितने लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए हैं? हाउस प्रॉपर्टी के कितने क्वेश्चन हुए? एमसीक्यूज हो गए? कैसे बने? ठीक है, ओके। तो हाँ, 27 से ज़्यादा है। उसमें वो वाले 269 यूएएफ वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? 269 यूएएफ। अब देखिए इस लेवल पे अब आप लोग आए हो ना, इसमें यूनिक चीज़ों को ना होल्ड करना है। अभी मैं जो सिचुएशन बताया आपको, पहले कभी बताया था क्या? अब आप उस लायक हो कि वहाँ समझ सकते हो। इतनी जल्दी अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी निपटा रहे हैं, ध्यान रखना। अब हम हमारा लेवल ही अलग होना चाहिए एग्जाम का। अगर आपका किसी का भी किसी एग्जाम में अगर क्लियर नहीं हो पाया तो ठीक है, तकलीफ है, लेकिन उसके एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है आपको। आपको एक इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। आप अलग लेवल से भी काम कर सकते हो। तो जो नुकसान हुआ उसका एक सेकेंड जो पक्ष वो ये है कि यू कैन गो फॉर द इन डेप्थ नॉलेज। ठीक है। तो अब जैसे मैं 269 यूएएफ बोला तो कितना अपील किया आपको, कल पढ़े हमने, है ना? 12 साल की लीज और वो 1 साल से ज़्यादा। ठीक है ना? बताओ क्या है वो? हाँ, वही 269 यूएएफ। 12 साल की लीज वाला कल पढ़े थे ना हमने। वो क्या था? इंडिविजुअल नहीं, कोई भी। हाँ, उल्टा बोल रहे हो आप। रिन्यूअल वाला पीरियड नहीं, टोटल पीरियड 12 साल होना चाहिए, और इंडिविजुअल जो रिन्यूअल हो रहा है वो पीरियड। अब फिर से बताओ। हाँ, गलत है। 1 साल से ज़्यादा लिखा है उसमें, मोर देन 1 ईयर लिखा है। 1 ईयर और मोर नहीं लिखा है। अगर 1 ईयर का रहेगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी ऐसी सेट किया था आपके कि अगर एक एक साल का भी अगर रिन्यूअल है तो नहीं आए कवर। 13 महीने का एग्जाम्पल दिया था हमने। आप याद कीजिए। वर्किंग करोगे तब तो फायदा होगा। कल सीखे चले गए, कल समझ में भी आया, अगर आज आंसर नहीं दे पा रहे हो तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। सीखना ही नहीं था उससे अच्छा तो। कल सीख के गए थे ना, और आज आंसर नहीं दे पा रहे हो तो कल का टाइम वेस्ट हो गया ना। उससे अच्छा नहीं सीखते तो आगे बढ़ते। हाँ जी, कौन बताएगा? बताओ सर। हाँ, 12 ईयर तक अगर है, या उससे ज़्यादा है तो किसको? जो लीजी है। अगर लीज वर्ड यूज हो रहा है तो वी शुड यूज द वर्ड लीजी। करेक्ट है। तो लीजी विल बी द डीम्ड ओनर एज पर सेक्शन 27 if it take the property on lease for total period of 12 years or more, but the renewal period should be more than 1 year। ये प्रोविजन हो गया। ठीक है। जबकि लीजी है लेकिन उसको ओनर माना जाएगा, इसका मतलब उस प्रॉपर्टी पे, हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबिलिटी किसके हैंड पे आएगी? लीजी के हैंड पे आएगी। वही एक ऐसा पॉइंट है जो 99% लोगों को नहीं पता रहता। अब सेकेंड बार पढ़ते पे भी हमको नहीं पता है तो फिर तो बेवकूफ़ी हुई ना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, वो एमसीक्यूज बनाए ना आपने, तो बनाते समय जितने यूनिक कुछ भी होंगे दो चार, उसको मार्क करना है आपको। अब वापस से पूरा नहीं पढ़ना है। और जो बहुत इजी है ना, डैम इजी, उसको एक अलग ही मार्क करना है। दो मार्किंग कम से कम, एबीसी होना चाहिए लेकिन को दो मार्किंग कम से कम होनी चाहिए। जो बहुत डैम इजी और जो थोड़ा जो अच्छा टफ है या हमको कंफ्यूज कर रहा है, ये दो मार्किंग होनी चाहिए। तो जो बहुत इजी को तो मैं देखूंगा भी नहीं। ठीक है, बाकी को देखूंगा, उसमें भी अगर टाइम कम बचेगा तो बहुत टफ वाले को देखूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अब टाइम सेव करना है ना? इस मेंटेलिटी से पढ़ना। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाओगे, उसमें दिखेगा ये तो ऐसे क्वेश्चन तो मैं कई सारे बना लिया, बहुत इजी कैटेगरी में डालिए उसको। रफ में कीजिए, एक दो सॉल्व कीजिए। एक दो सॉल्व कीजिए जिसमें आपको हेडिंग डालिए, ये डालिए। थोड़ी प्रैक्टिस रहनी चाहिए और बाकी आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन ना, वाउचिंग मत करो। आंसर को देख के टिक मत करो। आप कॉपी भी रफ में बना रहे हो ना, प्रैक्टिस कॉपी बना रहे हो, बनाओ, फिगर्स लिखो, हेडिंग डालो, और टोटल आंसर फाइनल निकालने के बाद आंसर पे जाओ। स्टेप वाइज आंसर मत देखना, नहीं तो माइंड कभी क्लियर नहीं होगा। कई बार हम क्या करते हैं, एनुअल वैल्यू निकाले फिर देखें आंसर, हाँ एनुअल वैल्यू तक तो आ गया, फिर आगे बढ़े फिर वहां तक तो आ गया। ये होता है स्टेप टाइप से आप बना रहे हो, इससे आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर आपने 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी प्रॉपर नहीं बनाया तो एग्जाम में प्रॉपर नहीं बनेगा। ठीक है। और इनकम टैक्स में तो एक अच्छी अच्छी कोई बड़ा भारी फॉर्मेट नहीं है। 3 इन्फॉर्मेशन हेडिंग में लिखनी रहती है, एक स्केल से लाइन खींचनी रहती है या 2 लाइन खींचिए, एक वर्किंग का कॉलम हो गया, एक मेन कॉलम हो गया। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं कोई फॉर्मेट तो दिया ही नहीं है। बस साफ सुथरे ढंग से बताना है, और जो यूनिक काम कर रहे हैं नीचे नोट पे लिखना है। कोई भी कैलकुलेटर में वर्किंग कर रहे हैं वो नीचे लिखना है।
हर कैलकुलेटर की वर्किंग को आपको नीचे वर्किंग नोट में डालना, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है ना, आपके लेवल के लिए तो और ज्यादा बेस्ट है, जो शुरू में प्रोफार्मा दिया है। कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं, फटाफट फटाफट आप कम से कम 70% तो पीजीपीपी को यहीं से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सीधा आ जाइए, मैंने समरी में भी आपको दिया प्रोफार्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग में थोड़ा सेक्शन अरेंजमेंट समझाता हूँ आपको, तो एक थोड़ा सेट रहेगा माइंड में। ठीक है, तो अगर मैं एक थोड़ा सेक्शन अरेंजमेंट आपको समझा दूं, तो पीजीबीपी हेड में चार्जिंग सेक्शन तो याद होगा ही आपको। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 28 है ना। तो चार्जिंग सेक्शन हमारा हो गया 28। इसमें क्या लिखा है मेनली, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन विल बी चार्जेबल हियर। करेक्ट है, एनी मतलब एक जनरल चार्ज कर रहा है, एनी बिजनेस, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट भी दिए हैं, जैसे कि अगर बिजनेस करने के दौरान कोई कंपनसेशन मिलता है आपको, या फिर स्पेसिफिक पॉइंट मेरे को याद आ रहा है कि अगर पार्टनर को अपने ही फर्म से सैलरी या इंटरेस्ट मिल रहा है तो पीजीपीपी हेड में चार्ज होगा। ये याद आया क्या आपको? ठीक है, तो पार्टनर को जो अपने फर्म से सैलरी और इंटरेस्ट मिलता है वो किसके हैंड में, पार्टनर की इनकम है, तो पार्टनर के हैंड में चार्ज होता है किस हेड में, पीजीपीपी हेड में। और पार्टनर को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 में। ये पढ़ के आए हैं अपन। ठीक है, तो ऐसा सेक्शन 28 है। तो एक तो यहाँ लिखा है एनी वर्ड, क्या वर्ड लिखा है, एनी बिजनेस और प्रोफेशन एंड सम स्पेसिफिक डिस्कशन कंप्लीट, और कुछ नहीं लिखना चाहता मैं। कुछ स्पेसिफिक डिस्कशन में आ गया, जैसे अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिल रहा है तो बिजनेस के कारण मिल रहा है, या बिजनेस में कोई आपको कोई बेनिफिट मिल गया, इवन परक्यूजिट्स बोल लीजिए आप, क्योंकि परक्यूजिट्स सुनते ही हमारे माइंड में कौन सा हेड आता है, सैलरी। बट इफ द परक्यूजिट्स इज रिसीविंग फ्रॉम योर कस्टमर, benefit is receiving from your customer due to your business or profession, that should be chargeable under the head पीजीबीपी। ऐसे कुछ यूनिक डिस्कशन है इस स्पेसिफिक पॉइंट में। थोड़े थोड़े याद आए क्या? नहीं याद आए, कोई बात नहीं। फिर वंस यू डिसाइडेड कि पर्टिकुलर इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, देन यू हैव टू गो फॉर द कंप्यूटेशन। ठीक है, तो अगला सेक्शन है 29 विच इज फॉर कंप्यूटेशन। ठीक है, कंप्यूटेशन, एक कंप्यूटेशन ही फॉर्मेट में लिखा है आगे पेज में। कंप्यूटेशन मोटा मोटा कैसे होता है, आप क्या लेके चलते हो, आप लेके चलते हो प्रॉफिट एज पर, बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ बुक्स, मतलब बुक्स में जो प्रॉफिट बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसमें मेरे को जहां तक ध्यान है, चार एडजस्टमेंट करते हैं अपन। एक्सपेंस के दो एडजस्टमेंट होते हैं, और जो मतलब डेबिट साइड में जो एक्सपेंस है उसके दो एडजस्टमेंट होते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में है इनकम के दो एडजस्टमेंट होते हैं। ऐसा ही है ना? तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ समझने के लिए फिलहाल, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो कुछ आइटम है उसके दो एडजस्टमेंट, और क्रेडिट में जो आइटम है उसके दो एडजस्टमेंट। ठीक है भाई, डेबिट में है मतलब क्या लिखे हुए हैं, खर्चे। तो बताइए सर एक आध एडजस्टमेंट क्या होगा? हाँ, डेबिट में क्या एडजस्टमेंट होगा, इस एक आध कुछ याद हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कुछ आइटम्स हैं उसके कुछ एडजस्टमेंट प्लस माइनस कुछ होगा क्या? नहीं, मेरे को वो एक्सपेंस नहीं, केवल लाइन बता दो, जनरल लाइन क्या। हाँ 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 हाँ, नहीं कौन से आइटम को हम प्लस करेंगे, कौन से आइटम को माइनस करेंगे, ये जानना चाहता हूँ मैं। हाँ, डेबिट में तो है, तो एक मिनट, एक्सपेंस अलाउड, अलाउड नहीं है, तो डेबिट हो गए हैं, डेबिट हो गए हैं, लेकिन नॉट अलाउड, ये वर्ड्स पता होना और बोलना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। एक्सपेंस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिटेड टू, मैं इनको भी हटा देता हूँ, मैं सीधा लिखता हूँ 4 पॉइंट। ये देखिए, इसको फील करना है आपको। पहला है एक्सपेंस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट नॉट
अलाउड। समझ रहे हैं बात को? तो क्या हुआ भैया, जो डेबिट कर रखे और अलाउड नहीं है, तो डेबिट करने से प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो रखा है, कम हो रखा है। तो ये प्रॉफिट कम हो रखा है ना, तो इसको वापस से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। तो यहाँ पर क्या मैं प्लस लिख दूं क्या, ये आपको फील होना चाहिए भाई, एक्सपेंस और वर्ड्स क्लियर होना चाहिए, तब आपका एक विजन आएगा इसमें। एक्सपेंस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट अलाउड। अब उल्टा कर लेते हैं, माइनस वाला क्या निकलेगा, एक्सपेंस नॉट डेबिटेड, नॉट डेबिटेड, कोई डेबिट नहीं हुआ लेकिन अलाउड है। तो वहां पर डेबिट नहीं हुआ है मतलब प्रॉफिट बढ़ रखा है, और अलाउड है मतलब अलाउ करके हम माइनस करेंगे, प्रॉफिट कम करेंगे तो माइनस कर रहे हैं अपन। और इसी तरीके से इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। इनकम विच इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट, हाँ जी ये वर्ड यूज करके बहुत अच्छा किया, बट नॉट चार्जेबल, वहाँ अलाउड वर्ड नहीं होना चाहिए, बट नॉट चार्जेबल। तो क्रेडिट लिखा हुआ है मतलब प्रॉफिट क्या हो रखा है आपका पीएनएल में, बढ़ रखा है, और आपको क्या करना है, कम। तो माइनस कर दूं क्या, और उसके बाद जो कुछ एक्सपेंस क्रेडिट में नहीं, सॉरी इनकम क्रेडिट में नहीं है, बट ये बोल रहा है चार्ज होगी। तो क्रेडिट में नहीं मतलब प्रॉफिट क्या हो रखा है आपका, कम, और चार्ज होगी तो बढ़ जाएगा। तो क्या करूं, प्लस, बस हो गया, कंप्यूटेशन खत्म। इस हेड में ना तो कोई अलग से कोई डिडक्शन है ना कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो एक तो ये पैटर्न हो गया, एक और पैटर्न होता है इसको सॉल्व करने का, किसी को आइडिया है? ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं, क्यों ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट दिया रहेगा तो। नहीं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहता है, तो ये बन गया। और एक पैटर्न होता है क्वेश्चन का, वो थोड़ा सोचिए। अगर आपको अकाउंट में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट दिया हुआ है, प्रोफेशनल है, जनरली इसमें दिया रहता है, रिसीट बेसिस जो अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें लिखा है कि ये कैश अकाउंट है, अब बनाओ पीएनएल अकाउंट, तो कैसे बनेगा, बताओ बताओ। सेल्स किधर दिया रहेगा, हाँ बताओ ना, कैश अकाउंट में डेबिट में दिया रहा है कि क्रेडिट में दिया हुआ है, डेबिट में दिया हुआ है ना, मतलब जो पैसा आ रहा है, इनकम हो रही है, डेबिट में दिया है, और जो खर्चे हो रहे हैं क्रेडिट में दिया है। बताओ क्या करना है, मेरे को पीजीबीपी की इनकम निकालना है, यहीं पहुंचना है मतलब। किसमें ऐड करेंगे, लेके क्या चलना है, यहाँ जैसे मैंने स्टार्ट यहाँ से किया ना, तो उसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, किस चीज़ में एडजस्टमेंट करेंगे, वो तो बाद में। किससे स्टार्ट करूँ मैं क्वेश्चन, भाई यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट किया ना आपने, इसी के प्रॉफिट में चार एडजस्टमेंट किए ना, कैश अकाउंट दिया हुआ है। सोचो इस ये मतलब बहुत ही नेचुरल माइंड से समझ में आना चाहिए, मेरा पढ़ाने की जरूरत नहीं। हाँ, क्लोजिंग से, क्लोजिंग बैलेंस से, क्लोजिंग बैलेंस मतलब कैश अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैश बैलेंस, मतलब मेरे पास जो पैसे पड़े, मतलब 50,000 पड़े, 50,000 रुपये लेंगे, क्या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश अकाउंट इज योर इनकम, तो फिर क्यों लेना चाह रहे हो। सीधा सीधा है, अगर आपको कैश अकाउंट बैंक अकाउंट दिया है, तो डेबिट साइड में जितना है वो आपकी इनकम है, क्रेडिट साइड में जो है आपका एक्सपेंस है। तो डेबिट साइड में छाटते जाइए, जो रिसीट इनफ्लो पीजीपी पे में चार्जेबल उसको जोड़ लीजिए, और क्रेडिट साइड में जो आउटफ्लो आपके पीजीपी पे में अलाउेबल है उसको माइनस कर लीजिए, हो गया, आ गया आंसर, सिंप्लीफाइड। कहाँ कैश अकाउंट का बैलेंस लेके चल रहे हो, कुछ नहीं करना है। अगर आपको केवल कैश अकाउंट दिया हुआ है, कई बार ये भी लिखा रहता है बैंक अकाउंट दिया रहता है, जो प्रोफेशनल है वो जितनी भी रिसीट आती है वो बैंक में ही लेता है और बैंक से ही चेक काट के खर्चा करता है, तो ठीक है बैंक अकाउंट एक ही बात है। तो अल्टीमेटली मेरे को यहाँ डेबिट साइड में क्या है, रिसीट, क्रेडिट साइड में क्या है मेरा, पेमेंट। तो मैं क्या करूँगा, इसमें कई सारे अमाउंट है ना, कई सारे अमाउंट, इधर भी कई सारे अमाउंट है, और यहाँ पर शायद बैलेंस भी होगा, लेकिन इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट होता करके वहां से मैंने एडजस्टमेंट स्टाइल में बनाया। ये एडजस्टमेंट स्टाइल या ये एक प्रकार से ये करेक्शन स्टाइल है, जैसे बैंक रिकंसलेशन आप करेक्शन करते हो ना एक प्रकार से, वो स्टाइल है। लेकिन जब आपको कैश अकाउंट दिया है तो यू कैन नॉट टेक द बैलेंस ऑफ दैट कैश अकाउंट, यू हैव टू टेक द पॉजिटिव एक्शन, दैट इज भैया ठीक है, जो इनकम पीजीबी में चार्ज होगी उसको ले लेंगे, और जो एक्सपेंस अलाउेबल उसको माइनस कर लेंगे, इसमें कोई एडजस्टमेंट वाला मैटर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा लगता है कि ये 1 2 3 बस यही पीजीपी में चार्जेबल है,
चौथा तो वो रेंट रिसीव दिखा रहा है, मैं छोड़ दूंगा, ये 3 को ले लूंगा, 1 2 3। और उसके बाद मेरे को लगता है यार ये जो है ना नीचे वाला जो पॉइंट है, ये 1 और 2 ही अलाउेबल, बाकी अलाउेबल नहीं है, तो मैं माइनस करूंगा ये 1 और 2। और उसके अलावा नीचे इन्फॉर्मेशन में देखूंगा कुछ ऐसे एक्सपेंस या ऐसी इनकम जो कि ऊपर कैश अकाउंट में नहीं दिख रही है, उसको अलग से ले लूंगा। हो गया, आ गया आपका टैक्सेबल पीजीवी। पॉइंट समझ में आया क्या? ठीक है, 2 ही पैटर्न होते हैं बस। इस पैटर्न, ये पैटर्न आसान होता है बल्कि, लेकिन इसको प्रैक्टिस नहीं करते हम, कभी आता तो हम हड़बड़ा जाते हैं। चलिए, तो मैं आपसे सेक्शन वाइज बात कर रहा था। सेक्शन 28 इज अ चार्जिंग सेक्शन। 29, once we decided this particular income is chargeable under that PGBP, then कंपटीशन सेक्शन 29 कैसा है? कंपटीशन 2 टाइप का हो गया। एक हो गया आपका, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टाइल दिया है, मर्केंटाइल सिस्टम दिया है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट लेके एडजस्ट कर लीजिए। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, मत मत करो ऐसा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाइए, जो जो इनकम चार्जेबल है उसको उठा लीजिए, और डेबिट साइड जाइए, जो जो अलाउेबल उसको उठा लीजिए, वैसे भी आंसर आ जाएगा, एक ही बात है। समझ में आया क्या? लेकिन हम उस क्वेश्चन को लंबा करने की वजह हम सीधा प्रॉफिट ले लेते हैं भाई। नेचुरली एंड नॉर्मली तो जो प्रॉफिट दिया वही तो प्रॉफिट है ना, कुछ एडजस्टमेंट होंगे, तो कुछ एडजस्टमेंट के कारण हम यहाँ पर ऐसा करते हैं। ये समझ में आया क्या मैंने जो बोला? P&L अकाउंट के आप क्रेडिट के जो चार्जेबल अमाउंट को ले लो, डेबिट में जो अलाउेबल ले लो, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको चेक कर लो, हो जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। 2 पैटर्न हो गए। अब कंप्यूटेशन में हमको ये सीखना है कि भैया कौन कौन से एक्सपेंस अलाउ होंगे। तो उसके लिए सेक्शन अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो वह है सेक्शन 30 से लेकर पूरा 38 ही लिख देता हूँ, क्योंकि 38 में अगर कोई एक्सपेंस पार्टली घर में यूज हो रहा है, पार्टली बिजनेस में यूज हो रहा है, तो उसको जो घर में यूज हो रहा है उतना पार्ट हम डिसअलाउ कर देते हैं, है ना। तो सेक्शन 30 से 38 बेसिकली काय के प्रोविजन बने हुए हैं? ये बने हुए हैं जो एक्सपेंसेस अलाउ करने के। जैसे कि सेक्शन 30 है एक्सपेंस इन रिलेशन टू द बिल्डिंग, सेक्शन 31 एक्सपेंस रिलेशन टू द मशीनरी, सेक्शन 32 इज द डेप्रिसिएशन, लाइक दैट। और सेक्शन 36 कई सारे एक्सपेंसेस के बारे में एक साथ लिस्ट बनाया है। सेक्शन 37 ने बोला कि अगर कोई सेक्शन में कोई पॉइंट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस विल बी अलाउड, बट वो इलीगल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ पॉइंट है। और 38 बोलता है कि अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो घर वाले खर्चे को हटा दो, है ना। और उसके बीच में कुछ यूनिक सेक्शन भी है, लाइक सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंस को, है ना, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी अलाउ करने की बात करते हैं, लाइक सेक्शन 35 AD जो स्पेसिफाइड बिजनेस के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। इस तरीके से सेक्शन भी है, मतलब कुल मिलाकर सेक्शन 30 से 38 तक एक्सपेंस की अलाउबिलिटी की बात चलेगी, करेक्ट है क्या? और सेक्शन 40, एक है सेक्शन 40 कैपिटल ए, और एक है सेक्शन 43B, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, जो कि उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं आता। ये एक्सपेंस को फोर्सफुली क्या करता है? डिसअलाउ। ये बने हैं एक्सपेंस को क्या करने के लिए? डिसअलाउ करने के लिए बने, कट कर दिया मैंने। अगर इसको मैं रिकॉल करने की कोशिश करूं सेक्शन वाइज, तो देखो भाई, ये जो सेक्शन 40 है ना, ये देखिए सेक्शन 40 है, सेक्शन 40A है, 43B है। अगर मैं तीनों की बात करूं तो सेक्शन 40 है, मेनली इसमें दिया है भैया अगर आपने TDS नहीं काटा तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब वो डिटेल देख लेंगे। आपने पेमेंट किया, TDS नहीं काटा, तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। कितना डिसअलाउ होगा? हाँ, अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हैं, तो पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, और नॉर्मली 30%। और सेक्शन 40A, हालांकि 40 में और भी चीज़ें हैं, बट 40A जो है वो बेसिकली अगर आपने एक लिमिट से ऊपर अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट नहीं किया, याद आया क्या? हाँ जी, तो एक्सपेंस पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। और अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को एक्सपेंस का पेमेंट किया, अनरीजनेबल और एक्सेसिव, ब्रदर को पेमेंट किया, इसको किया, तो उस केस में वो भी रिलेटिव को पेमेंट किया, और अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है, लुकिंग टुवर्ड्स द नेचर ऑफ द बिजनेस, दैट एक्सेस अमाउंट विल बी डिसअलाउड बाय असेसिंग ऑफिसर। एंड सेक्शन 43 भी कोई बताएगा? इसी क्लास में मैंने डिस्कस किया है। हम्म हम्म फेमस सेक्शन है भाई।
even though you are following mercantile system, but certain expenses will be allowed only when it is paid up to due date of filing return. अभी याद आया क्या? पक्का अभी याद आना चाहिए, इतना फेमस है भैया। देखो कोई भी एक्सपेंस, पहले तो मैं एक सेक्शन का रेफरेंस दे देता हूँ। एक सेक्शन था मिसलेनियस सेक्शन में 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो कौन से, एक बात बताइए, मेनली दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, मर्केंटाइल और कैश। तो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दोनों में ही सेम प्रॉफिट आता है कि अलग अलग प्रॉफिट आता है? अलग अलग आता है। हाँ अलग अलग आ सकता है, आता ही है जनरली, सही है ना। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया हम पीजीबीपी हेड इनकम टैक्स कौन से सिस्टम के प्रॉफिट पे टैक्स चार्ज करेगा? ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? कुछ याद है इसके बारे में? बिल्कुल सही बात है, 145 में ये लिखा हुआ है कि एसएससी जो रेगुलरली फॉलो करेगा ना उसी सिस्टम के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब अगर एसएससी मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है और कोई एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड का ड्यू हुआ लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, रिटर्न फाइलिंग तक भी पेमेंट नहीं हुआ कोई भी एक्सपेंस, तो वह अलाउ होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन कुछ 4-5 ऐसे एक्सपेंसेस हैं यूनिक जो कि अगर आपने 139(1) की ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया तो इस साल आपको डिसअलाउ हो जाएगा, फिर जब पेमेंट होगा तब अलाउ होगा। लाइक टैक्सेस, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स तो सेक्शन 40 में ही लिख दिया कि अलाउ नहीं होगा, तो जो अलाउेबल ही नहीं है उसको डिसअलाउ कैसे करेगा 43 भी? जीएसटी, केवल इनकम टैक्स अलाउेबल नहीं है, डायरेक्ट टैक्स, बाकी टैक्सेस बिजनेस का एक्सपेंडिचर है ना भाई, तो नहीं अलाउ होगा। म्युनिसिपल टैक्स, अगर आपकी प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज हो रही है तो म्युनिसिपल टैक्स दे रहे होगे ना, बिल्कुल अलाउ होगा। ऑल टैक्सेस अदर देन इनकम टैक्स विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू 43B। तो अगर आप ये सेक्शन थोड़ा बहुत ठीक से नहीं पढ़ोगे ना तो आपको ये आधी लाइन में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। हम जनरली क्या बोल देते हैं, ओके दिस एक्सपेंस विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू 43B। सब्जेक्ट टू 43 बोलते ही काम खत्म हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसमें कौन कौन से एक्सपेंस आ गए? टैक्सेस आ गए, इनकम टैक्स तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वैसे ही डिसअलाउड है। इसमें बैंक को इंटरेस्ट का जो पेमेंट करते हैं ना वो आ गया, अपने बिजनेस के लिए लोन लिया, बैंक को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। और इसमें लीव इनकैशमेंट आ गया, इसमें प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन आ गया, सही है कि नहीं। इसमें रेलवे को पेमेंट आ गया, एटसेट्रा लिख देता हूं। ये सब पेमेंट अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पेमेंट एक्चुअली नहीं किया तो अलाउ नहीं होगा। तो कैन वी से, यहां तक समझ में आया क्या? तो क्या हम बोल सकते हैं कि भले ही आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं लेकिन फॉर दीज एक्सपेंसेस यू शुड फॉलो कैश सिस्टम? क्या ऐसा बोल सकते हैं? सोच के बोलना, मैं ऐसे ही यस नो नहीं करना। हाँ जी बताइए, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि 43B न तो मर्केंटाइल सिस्टम है न कैश सिस्टम। कैश सिस्टम क्या होता है? देखिए मैं आपको कैश सिस्टम सिखा रहा हूं अभी। कैश सिस्टम मतलब कोई भी एक्सपेंस कब पेमेंट होगा तो आपको अलाउ होगा? बताओ। हाँ पेमेंट कब, कब ही तो क्वेश्चन है, कभी भी। मतलब मैं 5 साल बाद भी पेमेंट करूंगा तो अभी अलाउ हो जाएगा कैश सिस्टम में? कैसी बात कर रहे हो यार, कैश सिस्टम पढ़ाना शुरू करता हूँ फिर मैं। हाँ तो इस साल की बात कर रहे हो ना, इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो ना आप, 2021 की अकाउंटिंग कर रहे हो ना, यू आर डूइंग द 2021 अकाउंटिंग, है ना। नीचे लिखता हूँ भाई, मैं कंफ्यूज हो गया अब तो। आई एम गोइंग फॉर द 2021 अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ तो जानते हो ना। और एक एक्सपेंस है, मैं कैश सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, तो ये पेमेंट होगा तभी तो अलाउ होगा ना। तो क्वेश्चन है कब तक? प्रीवियस ईयर वर्ड यूज मत करो ना, तो इनकम टैक्स में सीखो, आप अकाउंटिंग से बताओ ना। कोई तो तारीख होगी ना कि पेमेंट करना है बस। हाँ 31 मार्च 21, क्या सही लिखा है? जबकि ये वाले एक्सपेंस को कब तक पेमेंट करने की इजाजत दे रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कैश सिस्टम नहीं है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपका। आप कैश सिस्टम में क्या करते हो? अगर अकाउंटिंग ईयर आपका, मैं अकाउंटिंग बोल रहा हूँ 2021 है, तो हम बोलते हैं भैया 2021 में पेमेंट करो और ले जाओ, जैसे म्युनिसिपल टैक्स में इनकम टैक्स में भी सीखते हो।
तो 2021 में पेमेंट करो और एक्सपेंस अलाउ कर लो या ले लो, इसका मतलब 31 मार्च 2021 तक की, तो जबकि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तो इसके आगे होती है ना, मतलब आपको प्रीवियस ईयर के अलावा भी थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम दे रहा है, सितंबर अक्टूबर जो भी आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, तो 43B क्या कैश सिस्टम है? नो, 43B सिस्टम है, एक यूनिक ही सिस्टम है which says expense will be allowed, these expense will be allowed only if it is paid during the previous year even, और नथी, कोई बात नहीं, आप और आगे भी कर लो, कोई बात नहीं, आप रिटर्न फाइलिंग तक तो कर दो। अप टू, कई जगह कुछ कुछ वर्ड रहता है, लेकिन वो आखिरी तारीख को भी करोगे ना, सितंबर है मान लो रिटर्न फाइलिंग आपका, तो 30 सितंबर को भी आप पेमेंट करोगे तो अलाउ हो जाए। समझ में आ रही क्या बात? 43 भी समझ में आया? एक और क्वेश्चन पूछूं? सब जनरल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मेरे को और पूछने की इच्छा हो रही है, इफ आई एम फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मैं खुद ही कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूं, अलाउड है ना 145, इन दैट केस ये वाले एक्सपेंसेस का क्या होगा? 43B का चेक होगा कि नहीं होगा? पक्का? मान लो मैं आपको एग्जांपल से दे रहा हूं, मान लो ये वाले एक्सपेंस जो है अपना, ये प्रीवियस ईयर क्या है 2021, ठीक है भैया। अब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट एक एज्यूम कर लो, क्या ले लेते हैं अपन, सितंबर ले लें, तो मेरे को लिखाओ तो आरओआई की डेट 30/9 पूरा लिखाओ। हाँ जी, 21 लिख दूं ये डेट। अब मान लो कोई भी एक एक्सपेंस, मान लो ये टैक्स को ही ले लो, इसका पेमेंट मैंने किया अप्रैल मई में किया, मई 21, मतलब रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक किया। बताओ ये वाला जो एक्सपेंस है ये अलाउ होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर पूछ लूंगा, बताओ। हाँ सर, अलाउ होगा कि नहीं होगा? तब अपना विजन देंगे। हाँ हाँ, बुक्स में नहीं आया। हाँ सर, हाँ हो जाए, हो जाए। क्यों? मतलब बुक्स में नहीं है ये बात तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि वी आर फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मतलब बुक्स में तो हमने नहीं लिया। तो क्वेश्चन है कि 43B बोलता है लेकिन रिटर्न फाइलिंग तक ये वाले खर्चे करेंगे तो अलाउ कर लो, तो क्या हम ऐसे वाले आइटम लेके ले लें उसको कि एक्सपेंस विच इज नॉट टेकन इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेबिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बट अलाउड इन दिस ईयर, ये ऐसा पैटर्न करके ले लें क्या? द करेक्ट आंसर इज इट विल नॉट अलाउड। लेकिन मेरे को सेटिस्फैक्ट्री आंसर किसी ने नहीं दिया, आंसर तो दो ही था, समझ रहे हैं ना? बोलते हैं ना लड़का होगा कि लड़की, लड़की होगी, देखो मैं तो बोला था दो ही तो होगा ना भाई, वैसा वाला है ये। सही है या गलत मेरे को किसी ने भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। एक बात बताओ, सेक्शन 43B अलाउड करने का सेक्शन है कि डिसअलाउ करने का सेक्शन? डिसअलाउड। किसको डिसअलाउ किया जा सकता है? जो अदरवाइज अलाउेबल है। क्या बोला मैंने? जो अदरवाइज अलाउेबल है। और 145 क्या बोलता है? अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करें तो हम कैश सिस्टम से चलेंगे, अगर हम मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो हम मर्केंटाइल से चलेंगे। और अगर आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस जो कि मई 2021 को पेमेंट हुआ, ये कैश सिस्टम जो कि इनकम टैक्स भी अडॉप्ट करता है उसके हिसाब से अलाउेबल है ही नहीं, और जो अलाउेबल ही नहीं है उसको डिसअलाउ कैसे करेगा 43B, या अलाउ कैसे कर देगा? द कॉन्सेप्ट इज सिंगल, 43B इज नॉट अ सेक्शन टू अलाउ एनीथिंग। ये देखो क्या लिखा था, अब मैं थोड़ा एक लाइन आप ऊपर करके पढ़ रहा हूं, दिस 43B1 इज meant for any expense for disallowance which is otherwise allowable। थोड़ा रीड विथ 145 पढ़ो भाई, इस लेवल से मैं आप ही लोग को पढ़ा सकता हूं, आप समझो अपनी वैल्यू। हाँ क्लियर कर लो, ये नहीं भी समझ में आएगा ना तो एग्जाम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, पहले तो कूल रखो माइंड, तब समझ में आएगा। हर चीज को एग्जाम से जोड़ लेते हैं अपन, इसलिए नहीं समझ में आता, एंजॉय नहीं करते ना।
अब मेरा क्या होगा, अब मेरा, अरे क्या होगा, फिर से दे देंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो 3 3 बार सीए फाउंडेशन दिया हूँ, हम तो कभी नहीं सोचे, टेंशन ही नहीं हुई, क्योंकि हम तो शुरू से ही बैक बेंचर थे, टेंशन ही नहीं हुई। टेंशन जो टॉपर्स है ना, 12th में जाके मैं टॉपर से ज्यादा मेरे नंबर आ गया था, उसकी दिमाग घूम गया था, अरे इसका नंबर मेरे से ज्यादा आ गया। हमको तो मतलब सबसे लास्ट वाले से भी ज्यादा नंबर आता था, अच्छा लगता था, खुश तो हम रहे ना। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? जितना खुश रहोगे ना भैया, उतना सीखोगे। ज्यादा दिमाग में ना लोड नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया ना, लेट गो कर दो ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, नहीं आएगा एग्जाम में। सेक्शन 40 40 43 भी क्या करता है, एक्सपेंस को डिसअलाउ करता है, कि अलाउ करने का सेक्शन है। आप डिसअलाउ किसको कर सकते हो, जो अलाउेबल है। मेरे को बताओ ना, ये एक्सपेंस अलाउेबल था क्या विथ ये 145 और ये इसको मिलाकर? इनकम टैक्स बोलता है कैश सिस्टम के हिसाब से चलो भैया आप, क्योंकि आप कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो ना, चलो कैश सिस्टम के। तो 20 21 में जो एक्सपेंस पेमेंट ही नहीं हुआ, तो इनकम टैक्स बोलेगा भाई आप तो खुद ही बोलते हो कैश सिस्टम, तो इसको प्रॉफिट में हम इस एक्सपेंस को शामिल नहीं करेंगे। तो इनकम टैक्स इसको अलाउ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, यहां तक पहुंच गए। तो 43B का यूज है क्या? अभी समझ में आया क्या आपको? है ना, कूल माइंड से सोचे होगे पक्का आप, समझ रहे हैं? उसको अभी रोको ना, तब भागो मत, मैं भूल जाऊंगा फिर, मैं ले दे के तो पढ़ के आया हूँ सवेरे। आप लोग की क्या लगता है, हमको सब पता है, कुछ नहीं, सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ के आते हैं हम लोग, इतना थोड़ी इनकी नॉलेज है हम लोग को। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? तो 43B क्या बोलता है, 43B बोलता है डिसअलाउ करने का सेक्शन, ये बात समझ में आ गई। तो जो अदरवाइज ही अलाउेबल नहीं है, उसको 43B डिसअलाउ नहीं कर सकता। कैन आई मेक अ कॉन्सेप्ट दैट दिस 43B इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एसएससी फॉलोइंग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? यस, 43B is only applicable, only used in respect in case where SSC is following mercantile system। ये जो 2 लाइन है, इसको केवल आप ही की बैच समझ सकती है भाई, रेगुलर बैच नहीं समझ सकती। मैं आप लोग की अहमियत समझा रहा हूँ, और ना हम समझा सकते, हम समझाएंगे तो बोलेंगे पता नहीं सर क्या पढ़ाते हैं। क्लियर है? क्योंकि आप 28 29 में जल्दी ले आए आपको यहाँ तक। तो आप लिख सकते हैं कि 43B इज applicable only if SAC is following a mercantile system। मैं आपको पूरा ओवर विजन दिखा रहा हूं पीजीबीपी का, पीजीबीपी तो शुरू भी नहीं किया हमने। बाकी सेक्शन जो है वो पेमेंट और नॉन पेमेंट के बेस के लिए बने ही नहीं है। बाकी तो टीडीएस नहीं काटे तो नहीं हम अलाउ करेंगे, तो आप कैश सिस्टम फॉलो करो चाहे मर्केंटाइल, टीडीएस तो दोनों में ही काटना पड़ता है, उसमें सिस्टम का वैल्यू ही नहीं है ना, इसलिए 43 भी बोल रहा हूं मैं। तो सेक्शन 43B इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द एसएससी इज फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम। कारण आपको समझ में आया? बिकॉज, आप चाहें तो लिखिए बिकॉज if SSC is following cash system of accounting, SSC is following cash system of accounting, SSC is following cash system of accounting, then expense paid beyond previous year, या आफ्टर भी लिख सकते हैं, expense paid after previous year will otherwise not allowable, otherwise not allowable due to section 145। ये पूरे प्रोविजन पीजीबीपी के बुक में लिखे हैं, मैं बस शुरू करने से पहले आपको एक ओवरऑल विजन देना चाहता हूं, आपका पढ़ने का अंदाज ही बदल जाएगा। समझ में आ रही बात? एंड 43 भी अलाउ करने का सेक्शन है, ये सबसे इसके एंड लाइन क्या है मालूम है आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। 43B इज नॉट अ सेक्शन टू अलाउ एनी एक्सपेंडिचर, 43B इज अ सेक्शन टू डिसअलाउ। तो जब आपका 145 के हिसाब से कोई एक्सपेंस वैसे ही अलाउ नहीं हो रहा है, तो उसको और कैसे, वो तो खुद ही डिसअलाउड है, तो इसको और डिसअलाउ करने आएगा क्या ये? या आ जाएगा नहीं हम तो अलाउ करेंगे, नहीं। 43B की वर्डिंग आप पढ़िएगा, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि दिस एक्सपेंस विल बी अलाउड इफ यू पेड, सुनना,
43B में ये नहीं लिखा है दिस एक्सपेंस विल बी अलाउड इफ यू पेड अप टू रिटर्न फाइलिंग, ये नहीं लिखा है। उसमें ये लिखा है एक्सपेंस विल बी नॉट अलाउड इफ यू पेड आफ्टर रिटर्न फाइलिंग, नेगेटिव लिखा है। हम भले कैसा भी पढ़ ले, बल्कि मैं तो बोलता हूँ प्रोफेशनल रीडर के हिसाब से आपको ऐसा पढ़ना भी नहीं चाहिए। द एक्सपेंस विल बी अलाउड इफ इट इज पेड अप टू रिटर्न फाइलिंग, लिखा नहीं है ऐसा। उसमें लिखा है एनी एक्सपेंस विच इज अदरवाइज अलाउेबल विल बी नॉट अलाउड इफ पेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अभी समझ में आया क्या? ठीक है, ये 43 भी बहुत काम का सेक्शन है भैया। ये इसके बिना मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बनता, इसके बिना क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो देखिए 28 क्या है, चार्जिंग सेक्शन का बेस बनाइए, काफी फायदा मिलेगा आपको, बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए मैंने अंदर नहीं जा रहा हूँ, ब्रोड सेक्शन का रेंज बना रहा हूँ। 28 इज चार्जिंग सेक्शन है ना, 29 इज कंप्यूटेशन। दो टाइप के मेनली, मेन तो P&L अकाउंट वाला आता है, लेकिन कभी कभी कैश अकाउंट वाला भी आ जाता है या बैंक अकाउंट वाला भी आ जाता है। फिर अब क्योंकि आप कंपटीशन करोगे तो आपको यू शुड नो दैट विच एक्सपेंस विल बी अलाउड विच एक्सपेंस विल नॉट अलाउड। तो एक्सपेंस अलाउ करने के लिए उन्होंने 30 to 38 बनाया, और कुछ खास परिस्थिति में एक्सपेंस को डिसअलाउ कर देने के लिए 40, 48, 43 भी बनाया। सही है ना? उसके बाद मेरे को, हाँ हाँ हम्म, मतलब कोई एक्सपेंस अगर 2021 में कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना, 2021 में आपने पेमेंट नहीं किया तो 2021 में अलाउ नहीं होगा। फिर 21 22 में पेमेंट कर दिया उसका, ऐसा बोल रहे ना, तो अब क्वेश्चन क्या है आपका, वो अलाउ होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ, क्यों नहीं आएगा? तो वहां पे अगले साल अलाउ हो जाएगा ना। हाँ, वो तो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं। तो आप मेरे से कैश सिस्टम मर्केंटाइल सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे हो, अकाउंट मेरे को भी नहीं आता। तो सीधी सी बात है ना, कैश सिस्टम का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल जनरल मेंटेन करते हैं भैया। इस ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में जो जो एक्सपेंस एक्चुअली हम कर देंगे उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, एक P&L अकाउंट बनाते हैं ना, या उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं क्या प्रोफेशनल में? जो कैश सिस्टम फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऐसा है क्या? हम लोग के समय में हम लोग बोलते थे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, थोड़ा नाम अलग होना। हम्म, अच्छा। तो जो जो एक्सपेंस एक्चुअली पेमेंट करूंगा वो मैं डेबिट करूंगा, और जो रिसीट एक्चुअली मेरे पास आ जाएगी उसको मैं क्रेडिट करूंगा और मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो अब यहाँ कुछ एक्सपेंस यहाँ के थे भले, लेकिन पेमेंट अगले साल हो तो अगले साल यही करूंगा। आप म्यूनसिपल टैक्स का क्या करते हो, हाउस प्रॉपर्टी यही तो करते हो। म्यूनसिपल टैक्स अगर आप इस साल पेमेंट नहीं किए तो इस साल अलाउ होगा क्या? और इस साल का म्यूनसिपल टैक्स अगले साल पेमेंट की तो अगले साल अलाउ होगा ना। कैश सिस्टम तो है, और क्या है वो? म्यूनसिपल टैक्स कैश सिस्टम से पेमेंट हो अलाउ हो रहा है, वहाँ 43 भी नहीं है। समझ में आया तक? अब इनके बीच में ना एक सेक्शन और है, जैसे 40, 40 या 43 भी मैंने एक लॉबी बना के बता दी। एक्चुअली में जैसे 38 तक गए हम, तो 39 कुछ नहीं है। 38 के बाद 39, देखो 28, 29, 30 से 38 तक पहुंच गए अपन, 39 कुछ नहीं है। 39 के बाद 40 आ गया, 40 ए आ गया, 43 भी। तो 40 ए और 43 बी के बीच में एक सेक्शन और है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो है सेक्शन 41। समझ रहे हैं? तो उसको मैं यहाँ लिखता हूँ, सेक्शन 41। यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज इट्स अ डीम्ड पीजीबी। चार्जिंग में लिख रहा हूँ, चार्जिंग के नीचे सही जगह है इसको लिखने की, डीम्ड पीजीबीपी। मतलब अगर बेड डेड हो गया आपको, जैसे आप सेक्शन 25A पढ़ते हो ना हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में, वो डीम्ड एचपी इनकम तो है, और क्या है? रिकवरी ऑफ अनरिलाइज रेंट, ओनर नहीं होने के बाद भी एचपी हेड में मान लेते हैं कि नहीं? डीम्ड इनकम तो है। उसी तरीके से सेक्शन 41 में लिखा हुआ है कि अगर बेड डेट आपको हो गया पहले, अब उसकी कभी रिकवरी हो गई, तो जिस साल रिकवरी होगी उसको पीजीबीपी की इनकम मान लेंगे। मानना वर्ड इसलिए यूज किया, हो सकता है उस समय आपके पास बिजनेस ही ना हो, मे बी पॉसिबल। तो विदाउट बिजनेस हाउ कैन यू जनरेट पीजीबीपी इनकम? तो 41 बोल रहा नहीं, इफ इवन यू हैव नो बिजनेस बट ओल्ड, अगर बेड डेट की रिकवरी आपकी इस साल आती है तो इट शुड बी डीम्ड एज अ पीजीबीपी इनकम। समझ रहे बात को? तो 41 क्या है? डीम्ड पीजीबीपी। 41 हो गया। फिर सेक्शन 41 के बाद आता है 42, फिर आता है 43। तो मैं 43 आपको बता दूं, बेसिकली सेक्शन 43 भी जो है ना सेक्शन 32 के साथ काम आएगा। इसके साथ कौन सा सेक्शन? 43।
सेक्शन 43 बेसिकली क्यों डेप्रिसिएशन के साथ काम आता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में आपको जब भी कोई नई एसेट खरीदते हो उसको रिलेवेंट ब्लॉक में जोड़ते हो, याद है कि आपको रिलेवेंट ब्लॉक में जोड़ते हो, तो वो जो ब्लॉक में आप जोड़ते हो ना उसको किस वैल्यू पर जोड़ते हो, किस, उसको टर्म क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। आप कॉस्ट बोल लीजिए बट लीगल वर्ड इज अ एक्चुअल। कैपिटल गेन में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वर्ड यूज करते हो, सेक्शन 49 देयर, और यहां पर उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट 43 हियर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये कुछ नहीं है, बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट का सेक्शन है। जब भी कोई एसेट आप परचेस करोगे, अब सीधी सी बात है, इतना अकाउंटिंग में भी सीखते हैं अपन, 5 लाख की मशीनरी खरीदा, उसको यहाँ से लाने में 1 लाख खर्चा हो गया, फिट करने में 1 लाख खर्चा हो गया, तो एक्चुअल कॉस्ट 7 लाख हुई ना। और मान लो उसमें 25,000 जीएसटी के जुड़े हुए हैं, तो जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? अगर वो जीएसटी की क्रेडिट मिल रही तो नहीं जोड़ेंगे, जीएसटी की क्रेडिट मिल रही है तो नहीं जोड़ेंगे, जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिल रही है तो जोड़ेंगे, क्योंकि जीएसटी में भी कई सारे ब्लॉक क्रेडिट होता है ना। तो ये सब कहाँ लिखा है? 43B में। नहीं भी पढ़ते तो इतना नॉलेज है हमको, हम कैपिटलाइजेशन जानते हैं, समझ रहे हैं। पीजीबीपी हेड में अगर आपका अकाउंटिंग थोड़ा ठीक है ना, कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बनाना आता है वो नहीं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ठीक है ना, तो 70% तो लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। 43 में कुछ नया नहीं, हाँ कुछ खास एक्सप्लेनेशन जरूर है इसमें 43B में, उसकी बात नहीं करता मैं। तो 43 के बाद क्या आ गया, मैं लाइन से सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 28, 29, 28, 29, 30 to 38, 39 कुछ नहीं है। 39 के बाद 40 दिख रहा है आपको, 40, 40A, 40A के बाद 41 डीम पीजीपी, 41 के बाद 42 कुछ नहीं है, 43 एक्चुअल कॉस्ट, और 43 के बाद क्या आता है? 43B भी हो गया, फिर क्या आता है? 44 सेक्शन से कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ 44, 44 डबल ए, 44 डबल ए एंड 44AB, जो आपको याद आ रहा है वो 44AB है। 44AA में लिखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट किसको मेंटेन करनी है, कब तक मेंटेन करनी है, कैसी मेंटेन करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में। तो 44AA किसके बारे में है? बुक्स थ्योरी है, और ये किसके बारे में? ऑडिट, ये भी थ्योरी है। किनको ऑडिट कराना है, कब तक ऑडिट कराना है, क्या टर्नओवर होना चाहिए, 5 लोग हैं जिनको ऑडिट कराना है, समझ रहे बात को? 44AB। और एक और ग्रुप है 44 के सेक्शन में विच इज कॉल्ड 44AD, ADA और AE। कुछ सेक्शन से याद आ रहा है क्या? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, वो जो ट्रक ऑपरेटर वाले हैं और जो प्रोफेशनल्स के लिए ADA बना दिया उन्होंने, कितना परसेंट है प्रोफेशनल में? 50%। प्रोफेशनल अगर चाहे इस कैटेगरी में अगर आते हैं तो उनकी जितनी भी रिसीट है उसका 50% वो सीधा इनकम प्रिजम्प्ट कर सकते हैं। और 44AD में बिजनेसमैन के लिए बनाया है, कितना परसेंट है? 8%। आप अपने टर्नओवर का 8% इनकम मान लीजिए, अगर आप बैंकिंग चैनल का यूज कर रहे थे तो 6% भी ले सकते हैं। मतलब अगर मेरा टर्नओवर मान लो 20 लाख है साल में, तो मैं सीधा सीधा 20 लाख का 8% निकालूंगा और मैं बोलूंगा ये मेरा टैक्सेबल पीजीबीपी, खत्म, टैक्स नहीं है। तो बिजनेस कर लेना ना सीए बनने के बाद, क्या फर्क पड़ता है? और सीए सीए जनरल ट्रेंड है, सीए जब बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो कोई नहीं लगता उसके आगे, तो बहुत देखा गया है। कल कल ही बता रहा हूँ मैं, कल मैं वो वहाँ गया था, मेगा स्टोर पतंजलि का बहुत बड़ा स्टोर है, तो मैं लेने गया, थोड़ी देर बाद उसका ओनर मेरे पास आया, सर मेरे को पहचाने, तो वो मतलब बिजनेस कर रहे हैं सब, बहुत मतलब बहुत आगे चले जाते हैं, तो बिजनेस कर लेना बड़ी 8% में हो जाएगा। लेकिन मैं तो कभी भी शुभकामना आपको ये नहीं दूंगा, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कभी 44AD में ना आए आप। 30% से टैक्सेबल हो, 37% आपके ऊपर सरचार्ज हो, सोचो ना, 37% सरचार्ज मतलब योर टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़, ठीक है ना। तो ये छोटे बिजनेसमैन के लिए है भैया। आपके पास जो टर्नओवर है यार, बुक्स ऑफ अकाउंट सब मेंटेन नहीं कर पाता, अकाउंटेंट को कहाँ से सैलरी दूंगा, रो रहा है वो। तो हम बोले अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम वैसे भी टैक्स नहीं देते, तुम एक काम करो, अपने टर्नओवर का मेंटेन करो, और टर्नओवर का 8% आपकी हम क्या मान लेंगे, 8% टैक्स दे दो, बोल रहा है कि 8% इनकम मान लेंगे, इनकम मान लेंगे टैक्सेबल पीजीपी, तो और भी इनकम होगी, जोड़ के टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालोगे। और अगर आप बैंकिंग चैनल का यूज कर रहे हो रिसीट वगैरह में तो फिर 6%, मिक्स यूज कर रहे हो तो जितना कैश है 8%, जितना वो है 6%, हो गया, इतना ही लिखा है इसमें। और प्रोफेशनल के लिए कितना?
अब जैसे अपन सीए हैं, तो अपने के पास मान लो रिसीट आई भाई 5 लाख की रिसीट आई भाई, साल भर में पहला साल है, 5 साल वाला की रिसीट आई, तो इनकम टैक्स बोलता है ठीक है 5 लाख का सीधा सीधा 50%, 2.5 लाख रुपए आपकी हम इनकम फ्रॉम प्रोफेशन या मान लेंगे, ठीक है। अब इनका क्वेश्चन था कि इनसे दुश्मनी है क्या, इसका आंसर है क्या किसी के पास? हाँ हाँ, लॉजिक है ना जी। जब आप 100 रुपए का सामान बेचते हो तो मार्जिन आपका क्या रहता है, 10%, 15%। लेकिन जब मैं 100 रुपए की सर्विसेज बेचता हूं तो मेरा मार्जिन 70% रहता है। तो मार्जिन मतलब प्रॉफिट से इतने निकाल रहे हैं हम लोग जब आपसे फीस लेते हैं तो उसमें खर्चा कितना होता है, 30%, जो रियल एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैं कोई सामान बेचूंगा तो मेरा खर्चा होगा 80% मिनिमम। तो हमेशा बिजनेस का जो टर्नओवर होता है ना, टर्नओवर का मार्जिन होता है कम, और प्रोफेशनल का जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसका ये मानने मत निकाल लेना कि प्रोफेशनल ज़्यादा कमाते हैं। पर यूनिट कमाने, ज़्यादा कमाने का मतलब नहीं कि आप टोटल ज़्यादा कमाते हैं। तो प्रोफेशनल का टर्नओवर 25 लाख रहता है, तो बिजनेसमैन का टर्नओवर 25 करोड़ रहता है। समझ रहे हैं? लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो 40 है, तो 44 वाली सीरीज खत्म हो गई मान लो। अब 44 के बाद क्या आता है, 45 हो गया ना जी। 45 तो ध्यान आ ही रहा होगा, 45 इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन। तो अगर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं ना तो आपका पीजीबीपी हेड फिंगर टिप्स में आ जाता है। 28 से लेकर यहाँ तक की कहानी को अगर आपने एक बार आपने इस मूवी को A4 साइज में अगर आपने ठीक से अपने हाथ से समझ समझ के लिख लिया ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पीजीबीपी रिवाइज करोगे ना तो इसको लिखने में 5 मिनट लगाओगे और 10 मिनट ये फॉर्मेट देखोगे, उसमें भी 70% छोड़ दोगे। अभी दिखाता हूँ मैं फॉर्मेट, अब शुरू करूंगा मैं, और उसके बाद बोलोगे ठीक है क्वेश्चन शुरू करते हैं। और क्वेश्चन में भी जब सेकंड रिवीजन चलेगा तो आप बोलोगे क्वेश्चन में भी कहा है मेरे स्टार रिलेटेड, स्टार वाले क्वेश्चन उसको बनाओगे आप, तो आपका एक लेवल आएगा। स्टोरी समझ में आ रही है? चलिए, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ूं? नाउ देयर इज अ फॉर्मेट। अब आपको फॉर्मेट अलग एंगल से समझ में आना चाहिए। प्रोफार्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दैट पीजीबीपी, डिटेल करके देखते हैं। देखिए कहां से स्टार्ट किया, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई डाउट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट का प्रॉफिट ले लिया है, लॉस है तो ठीक है माइनस में ले लेंगे। ऐड कर रहा है, अब आपको ऐड वाली पॉइंट को ध्यान देना है। क्या ऐड वाले पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं? तो देखिए यहां से दिख रहा है एक्सपेंस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बट नॉट अलाउड। नॉट अलाउड के लिए आपके माइंड में कौन सा सेक्शन चल रहा है? 40, 48, 43। उन्हीं लोग तो है क्रिमिनल विलेंस जो एक्सपेंस को डिसअलाउ कर देते हैं। तो एक्सपेंस डेबिटेड टू P&L अकाउंट बट नॉट अलाउड एज पर सम सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। तो सम सेक्शन आपको पता है। देखिए पहले लिखा है, और भी चीजें हैं इसमें, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। ये क्यों लिखा बताइए डेप्रिसिएशन? क्योंकि आपको ये तो मेरे को नहीं लगता कि याद कराना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन जो है ना इनकम टैक्स में अलग ढंग से कैलकुलेटेड एज पर ब्लॉक, और उसके रेट्स भी अलग हैं। तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन डेबिट में उसको तो एक बार क्या कर दो डिसअलाउ, और माइनस क्या करोगे फिर, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। सही है ना? तो अपने आप नेट इफेक्ट आ जाएगा, कोई डाउट इसमें? फिर लिखा हुआ है इनकम टैक्स। अब भी बात हुई हमारी, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स और अलाउ नहीं होगा। सेक्शन देखो ना भैया, 40 आते तो मेरे आगे नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन 40 जरूर दिख रहा है। 40, 40 कैपिटल ए, 43 भी, 3 सेक्शन बताया था ब्रॉडली। कौन सा सेक्शन है? 40 पहला वाला। सही है कि नहीं? मैं लिखता हूं यहाँ पर मेन कौन सा सेक्शन का यूज कर रहे हैं आप यहाँ पर, 40 ए। मैं कैपिटल ए क्यों बोलता हूँ मालूम है? क्योंकि ये जो लिखा है ना 40 ए पढ़ने से वो एक जैसा महसूस होता है, क्लॉज है वो। ये इनकम टैक्स अलाउ नहीं होगा। क्या अगला पॉइंट आपको रिकॉल हो रहा है? 30% ऑफ 30% ऑफ सम पेबल, शायद बात किया हमने। हाँ जी, देखो भाई बताओ, 30% ऑफ सम पेबल टू रेसिडेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स का चार्जर लगाना। हाँ जी, क्या लिखा है? 30%, क्या लिखा है? टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स और हैज नॉट बीन रेमिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139(1) आफ्टर डिडक्शन डिसअलाउंस। आफ्टर डिडक्शन दो चीज लिखा है, या तो आपने टीडीएस काटा ही नहीं सामने वाले का पेमेंट करते समय। क्या पेमेंट करते समय? एक्सपेंस। किसको पेमेंट कर रहे हो? रेसिडेंट को।
एक्सपेंस आपके लिए अलाउेबल है नेचुरली, तभी तो P&L में माइनस हो रखा होगा, डेबिट हो रखा है, लेकिन उस पर आपने TDS काटा ही नहीं, एक गलती, या कभी काट लिया है लेकिन उसको आपने जमा नहीं किया है। कब तक जमा नहीं किया है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। सही है कि नहीं? तो ये गड़बड़ कर दिया आपने, तो पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा, क्या होगा? 30% उसका डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका पेमेंट इंडिया के बाहर किया या नॉन रेसिडेंट को किया तो 100% डिसअलाउ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, TDS मैंने नहीं काटा, आपने बहुत अच्छा किया, डिसअलाउ कर दिया 30%। अब अगले साल मैंने गलती का एहसास हुआ, TDS काट के जमा कर दिया, अब जितना डिसअलाउ हुआ था उतना अलाउ हो जाएगा, पूरा अलाउ नहीं होगा। मतलब 1 लाख का एक्सपेंस है, हम मतलब 30% पूरा अलाउ हो जाएगा बोल सकते हैं। 1 लाख का एक्सपेंस है तो 30,000 डिसअलाउ हो गया मेरा। तो जिस साल आप अपना पेमेंट कर देंगे उस साल अलाउ हो जाएगा, परमानेंट डिसअलाउ नहीं हो रहा है ये, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तो नुकसान होगा आपका, है ना? क्या ये बात समझ में आ रही? कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 40, कैपिटल ए नहीं हुई या कैपिटल ए नहीं है, ये सेक्शन 40 ही है, ये देखो आप, सेक्शन 40 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, सेक्शन भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब ये लिखेंगे दिस एक्सपेंस TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड, देयरफॉर द 30% ऑफ दिस एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड एज पर PGBP प्रोविजन, चलेगा। ठीक है, मैं सेक्शन आपको याद हो जाए करके नहीं पढ़ाया हूँ, सेक्शन से इसलिए पढ़ाया हूँ क्योंकि इससे पढ़ना ईजी है। ये अरेंज करके जब आप पढ़ते हैं ना तो पूरा ये 100 पेज का जो चैप्टर ना आपको लगता है ग्रिप में आ गया, ये फीलिंग नहीं आएगी तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस लूज होता है। मतलब इस लेवल पे आ जाना चाहिए आपको कि ये अपने हाथ से बनाए और सीधा स्टार रिलेटेड क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस शुरू कर दे। उसमें भी 10 क्वेश्चन में 2 प्रॉपर बनाए और बाकी को फटाफट कैलकुलेटर में बनाए या रफ में बनाए। जितने जल्दी आप कंप्लीट करके बाहर निकलोगे उतना चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा। जब हम PGPP चैप्टर को पहली बार पढ़ते हैं तो इट रिक्वायर्ड, एकदम वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, रिक्वायर्ड 15 डेज या 15 क्लासेस, या मैं आवर वाइज बात करूँ तो 20 आवर्स, 25 आवर्स, समझ रहे हैं? तो उस समय सीखते हो, कॉन्फिडेंस आता है जब आप खुद उसको अगले बार 10 आवर्स में रिवाइज करते हो, उसके बाद 5 आवर्स में रिवाइज करते हो, नेक्स्ट रिवीजन आप उसको 2 आवर्स में लाते हो, फिर एक ऐसा समय आता है 1 घंटे में उसको बोलते हो ठीक है हो जाएगा। जितना कम समय में कोई चीज को रिवाइज करके फेंकोगे उतना कॉन्फिडेंस ऊपर आता है, कनेक्शन भी स्टेब्लिश होता है ना फिर। और जितना लेट करोगे तो उसका कनेक्शन दूर हो जाता है, उधर का प्रोविजन दूर हो जाता है। कोई चीज मैंने आपको 15 दिन पहले बताई थी और कोई चीज आज बताई तो उसका कनेक्शन आसान है कि अभी अभी बताए और अभी अभी बताए, उसका कनेक्शन आसान है, ये है। इसीलिए रिकमेंडेशन दी जाती है कि जब आप रिवीजन करें, घर में पढ़ाई करें, तो 2 से ज्यादा सब्जेक्ट होल्ड नहीं करना चाहिए, 2 से 3। ज्यादा सब्जेक्ट में क्या होता है? ज्यादा सब्जेक्ट में होता है कि कोई एक सब्जेक्ट को कंप्लीट होने में नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगते हैं, तो जितने नंबर ऑफ डेज ज्यादा लेंगे उतने बार आप सोओगे बीच में, और जितने बार में सोओगे तो वो कनेक्शन आपका क्या होगा? कमजोर, और उससे कॉन्फिडेंस गिरता है। समझ रहे हैं बात को? ये इसका लॉजिक है। क्योंकि हमारे पास मजबूरी, हम पहली बार जब पढ़ाएंगे तो हमको 15 डेज लेना पड़ता है आपके, तो वो भी जरूरी है, लेकिन उस प्रोसेस को पूरा 1 आवर तक आपको लाना है। ये आ गया एग्जाम, कोई नहीं रोक सकता आपको, ये लाना है, ये पूरा नीचे तक लाना है, फिर उस पूरे सब्जेक्ट को 1 दिन में रिवाइज करने तक लाना है। समझ रहे ना? तो एग्जाम डे रिवीजन, इसीलिए समरी का नाम रखा मैंने, एग्जाम डे रिवीजन है ये। एग्जाम डे में अगर आपने सब्जेक्ट को रिवाइज करने की पहले से प्रैक्टिस नहीं की तो एग्जाम डे में नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाओगे, ये प्रॉब्लम है। ये बहुत है, आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप खुद के ऊपर हंसेंगे कि यार सेक्शन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, मैं क्यों सोचता था। सोचो ना, मैं सीधा आ गया और सेक्शन पे बात कर रहा हूँ आपसे, सीधा पूरा चैप्टर को बता दिया। कैसे याद हुआ मेरे को? कैसे याद हुआ? सेक्शन से याद करना आसान है, लेकिन आप बोलेंगे सर एग्जाम में लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। कोई सेक्शन याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आया क्या? 30% वाला लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपने इंडिया के बाहर पेमेंट किया तो 100% डिसअलाउ हो जाएगा, और अगर बाद में पेमेंट कर दिया तो अलाउ हो जाएगा। शायद लिखा भी है, सेम इज अलाउड इन द ईयर इन विच टैक्स इज डिडक्टेड एंड रेमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट इज मेड फॉर गुड सर्विसेज फैसिलिटी टू अ रिलेटेड पर्सन। याद आया? यहां पर अब सेक्शन 40 कैपिटल ए, 3 ही सेक्शन पे बात कर रहे हैं, और मेनली PGP में 3 ही सेक्शन होते हैं सही मायने में। तो रिलेटेड पर्सन को अगर आपने कोई पेमेंट किया और जो क्या है, असेसिंग ऑफिसर की ओपिनियन पर ऐसा लगता है उसको, किसको?
एसेसिंग ऑफिसर को कि वो क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू से एक्सेसिव है या फिर अनरीजनेबल है. द कीवर्ड इज अ व्हाट, द कीवर्ड इज अ एक्सेसिव और अनरीजनेबल. तो क्या करेंगे, मान लो 25,000 रुपये हमने पेमेंट किया स्पेसिफाइड पर्सन को, एसेसिंग ऑफिसर को लगता है तो 20,000 का, इसकी मार्केट वैल्यू 20,000 है, तो 5,000 डिसअलाउ हो जाएगा. नेक्स्ट, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट टू द पर्सन एक्सीडिंग 10,000, exceeding 10,000, exceeding 10,000 in a single day, exceeding 10,000, exceeding 10,000 in a single day, single day मतलब आपने एक ही बंदे को सवेरे 5,000 दिया, फिर दोपहर को 5,000 दिया, शाम को 5,000 दिया. भैया एक ही पर्सन को एक ही बिल के अगेंस्ट में दे रहे हो ना, तो एक दिन का हम जोड़ कर देखें 10,000 से ऊपर हो गया. इन अ सिंगल डे इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपेंडिचर, बिल बोल लीजिए, इज मेड, हाँ जी इसको बोलते हैं लोग कैश पेमेंट, कैश पेमेंट नहीं है, इज मेड, क्या लिखा है, अदरवाइज, वर्ड को मार्क कर रहा हूं, देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, डीडी, और यूज ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम. आप आरटीजीएस से करिए, एनईएफटी करिए, बैंकिंग चैनल का यूज करना है, थ्रू बैंक और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, या फिर कुछ और रूल्स में प्रिस्क्राइब मोड दिया है, लाइक आजकल ये भी आ गया ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, भीम आधार पे, भीम आधार पे, भीम ऐप वगैरह होता है ना, इनसे पेमेंट करेंगे तो भी चलेगा. इन सब के अलावा किसी भी मोड से अगर आपने पेमेंट कर दिया, किस चीज का, किसी एक्सपेंस का, कितने रुपए का, 10,000 से ऊपर, 10,000 तक चलेगा, 10,000 से ऊपर अगर आप पेमेंट कर दिया इन अ सिंगल डे इन रिस्पेक्ट ऑफ वन बिल, देन होल एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड. ठीक है, बाद में कभी अलाउ होगा वो, हो गया खत्म. अब काय का उस एक्सपेंस को क्या करोगे, अब आप कौन सा सेक्शन दिया है, सेक्शन 40 कैपिटल ए. 40 कैपिटल ए में दो ही प्रोविजन है बस, एक ऊपर वाला स्पेसिफाइड पर्सन को आपने अनरीजनेबल और एक्सेसिव पेमेंट किया, और एक नीचे वाला जिसमें आपने अदरवाइज एंड थ्रू बैंकिंग चैनल यूज करके 10,000 से ऊपर का पेमेंट एक ही दिन में एक बिल के अगेंस्ट में एक सिंगल पर्सन को कर दिया. बस दो ही प्रोविजन है, बाकी ऊपर क्या है सेक्शन 40 वाले पॉइंट. इसको आप 10 मिनट आपस में डिस्कस कर लेना, पूरा रटा जाएगा आपको. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? रेमिट मतलब जमा करना पड़ेगा ना, आपने टीडीएस काट लिया और इनकम टैक्स ऑफिस में जमा ही नहीं किया, रेमिट नहीं किया, मतलब आप बस काटे और जेब में रख लिए. तो आपको दोनों काम करना है ना, मैंने आपको पेमेंट किया, बिजनेस एक्सपेंडिचर में का अलाउ होना चाहिए, उस पर टीडीएस काटा भी, लेकिन जमा नहीं किया. रेमिट मतलब जमा नहीं किया, डिपॉजिट नहीं. यहां तक समझ में आ रहा है? आगे आइए. सर्टेन सम, सर्टेन सम payable by SSE which have not been paid during the relevant previous year, ऐसे एक्सपेंस जो कि पेबल थे. यहां तक रुक जाओ, मैं वर्ड को मार्क करता हूं. क्या मार्क कर रहा हूं? पेबल. पेबल का मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ईयर में का रिलेटेड एक्सपेंस है या नहीं है, है तभी तो पेबल हुआ ना. पेबल मतलब रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर है, बाय द एसएससी विच हैव नॉट बीन पेड, नॉट बीन पेड जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, नॉट बीन पेड, नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब 2021 से रिलेटेड है लेकिन 2021 में पेमेंट नहीं किया है. तो बताइए मर्केंटाइल सिस्टम में 2021 में अलाउ होगा कि नहीं होगा, डेबिट होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन सुनो, आप इनकम टैक्स में खुद गए हो, कोई एक्सपेंस है, हम मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और वो रिलेटेड टू 2021 है और हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो हमारे 2021 में वो आपके पीएनएल में डेबिट होगा कि नहीं होगा? होगा. दैट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल अकाउंट, पार्टी अकाउंट, यही तो करोगे ना. ठीक है, मतलब आपके बुक्स में डेबिट में हुआ है. मैं आपकी अगर यहाँ तक सीख गए तो एक बहुत यूनिक चीज बताने वाला हूँ. इन विच द लायबिलिटी वॉज इनकर्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न, तो उसका पेमेंट कब तक हो जाना चाहिए? 139(1) इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर. फिर से पढ़ो. इन विच द लायबिलिटी वॉज इनकर्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, सेक्शन 43(b). पढ़ के देखो, समझ में आया? पेबल था,
लेकिन पेड नहीं हुआ। कब पेमेंट नहीं हुआ? नॉट हैज बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में भी पेमेंट नहीं हुआ। इन विच द लाइबिलिटी वाज इनकर्ड, जिस प्रीवियस ईयर में लाइबिलिटी इनकर्ड हुई उस समय में नहीं हुआ पेमेंट। लाइबिलिटी इनकर्ड और बिफोर रिटर्न फाइलिंग तक भी नहीं हुआ। नॉट वर्ड एक ही बार लिखा है ना, कंफ्यूज मत होना। ये देखो, नॉट बीन पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में लाइबिलिटी इनकर्ड हुई, और न ही रिटर्न फाइलिंग तक पेमेंट हुआ, तो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। सेक्शन 43B अकेला ही पॉइंट है बस, इसमें एक्सपेंस 2 4 5 है। एनी डाउट? ठीक है, अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा था एक्स्ट्रा पॉइंट, वो उस पर बात करता हूँ। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर लिख देता हूँ 2021, और एक मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं अपन, तो 43 भी यूज होगा ना यहाँ पर, और एक्सपेंस वही 43 भी वाला है, मान लो टैक्सेस है या फिर कोई इंटरेस्ट होगा। तो वो जो है एक एक्सपेंस है जो कि 2021 से रिलेटेड नहीं है, वो एक्चुअली 21-22 से रिलेटेड अगले साल का, और उसको हमने पेमेंट, इसका रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होगी? 30/9/2021। ठीक है, उस एक्सपेंस को जो कि 2020 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया 1 मई 2021 को, मतलब इसके पहले ही कर दिया। अब बताओ, ये वाला एक्सपेंस जो कि रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले ही कर दिया मैंने, ये अलाउ होगा कि नहीं होगा? यहाँ फिर से वही कॉन्सेप्ट आता है, क्या 43 भी वाकई में अलाउ करने का सेक्शन है? तो उस एंगल से सोचिए ना, 43 भी किसको डिसअलाउ करता है? जो अदरवाइज अलाउेबल होता है। तो क्या अदरवाइज ये अलाउेबल था? तो मैंने क्या बोला, ये एक्सपेंस 2021 का नहीं है, लेकिन पेमेंट कर दिया। तो जब 2021 का ही नहीं है, तो 2021 में ये एक्सपेंस को डेबिट किया होगा क्या आपने? नहीं किया होगा। एन एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू, कौन से ईयर से? 21-22। भैया तो मर्केंटाइल सिस्टम सीखो ठीक से। प्रीपेड भी नहीं होगा, पेमेंट भी कहाँ किया आपने 2021 में? वो तो कंफ्यूज करने के लिए मैंने डेट ही ऐसी डाली। पेमेंट भी कहाँ किया आपने? 2021 में पेमेंट भी नहीं किया है, ये नॉर्मल केस है। दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड टू 21-22 एंड इवन पेड इन 21-22। वो तो केवल मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, इस रिटर्न फाइलिंग के पहले की डेट आपको फोकस करा रहा हूं मैं। देखो भैया, रिटर्न फाइलिंग के पहले हुई है। अरे भैया, तो ये एक्सपेंस 2021 में अगर अलाउेबल होता तब तो ये डिसअलाउ करता। ये तो अलाउेबल ही कहां पर है? 21-22 में, तो वहीं के प्रॉफिट में अलाउ हुआ होगा। अब बताओ 21-22 में अलाउ होगा कि नहीं 43 बी के साथ? वो तो उसी जिस साल, अब इसलिए वो वर्डिंग को पहचानो, क्या लिखा है? द एक्सपेंस जिस साल लाइबिलिटी क्रिएट किया, ये इस साल का है ही नहीं। बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूँ, 43 भी अलाउ करने का सेक्शन नहीं है। 43 भी डिस अलाउ करने का सेक्शन है, और अलाउ करना आपके दिल में पहले से ही बसा हुआ है। मर्केंटाइल सिस्टम अगर है तो उसमें जिस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस रहता है उसी साल वो डेबिट होता है, या इस लैंग्वेज में अलाउ होता है। तो ये अदरवाइज भी अलाउ नहीं हुआ। 43 भी डिस अलाउ करता है उन एक्सपेंस को जो अदरवाइज अलाउेबल होते हैं। ये एक्सपेंस 2021 में वैसे अदरवाइज भी अलाउेबल नहीं है, क्योंकि 145 बोलता है मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे तो उसी से चलो ना। और मर्केंटाइल सिस्टम सीखना बहुत जरूरी है विथ रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स। अब मर्केंटाइल सिस्टम को जब तक मैपिंग नहीं करोगे इस कॉन्सेप्ट से, तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। वही भूल गए? फिर से बताता हूँ ना, ये एक एक्सपेंस है, आप बताएंगे कौन से ईयर से रिलेटेड है? पे किया है ना, 1/5/2021, है ना? कौन से ईयर से रिलेटेड है? 21-22। मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से एक्सपेंस कौन से ईयर में अकाउंटिंग होगी इसकी? यहीं पर लिख दूं क्या? ये देखिए P&L अकाउंट में, यहाँ पर एक्सपेंस लिख दूं? ठीक है, यहाँ पर आया है क्या? नहीं आया ना। तो यहाँ पर आपने अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से अलाउ किया क्या? नहीं किया। डेबिट किया क्या? नहीं किया। क्या ये अकाउंटिंग सिस्टम जो है इनकम टैक्स में अप्रूव्ड है? मर्केंटाइल सिस्टम से कर रहे हो ना आप, तो इनकम टैक्स अप्रूव करता है इसको? हाँ करता है। मतलब इनकम जो अकाउंटिंग के इनकम टैक्स भी उसको मान रहा है ना, जो आपने अकाउंटिंग के इनकम टैक्स भी उसको एग्री कर रहा है ना,
मतलब इनकम टैक्स खुद बोल रहे हैं ना कि ये एक्सपेंस 2021 में ही अलाउ होना चाहिए। मैं छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आप ये मत सोच रहे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से ये आप तो खुद ही बताया ना, मैं थोड़ी बताया आपको। तो इनकम टैक्स मर्केंटाइल सिस्टम को अप्रूव करता है कि नहीं करता? करता है ना। तो इनकम टैक्स के हिसाब से भी गड़बड़ थोड़ी नहीं हुई, सही हुआ है ना। अब मेरे को बताओ ये एक्सपेंस 2021 में अलाउ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसको डिसअलाउ कर सकते हो क्या आप? बस इतनी सी तो बात है। और मैं आपसे क्या पूछ रहा था, बताओ ये 2021 में अलाउ होगा क्या? तो आपने क्या देखा, अच्छा रिटर्न फाइलिंग के पहले पेमेंट हो गया तो अलाउ कर दो। आपने क्या गड़बड़ की ये समझ, है ना। ये लेवल अगर आपका आ गया तो 43B में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे वाले आते हैं, कुछ लेवल ही नहीं आता। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट से सीखोगे ना तो कभी थोड़ा बहुत इधर ऊंच नीच भी आ जाती है ना क्वेश्चन में, थोड़ा सा अपन बोलते हैं यार कुछ अलग ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, कोई चैलेंजिंग नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते तो जो जो हम बनाए रहते हैं वो तो बनता है, उसके आसपास की चीजें नहीं बनती हमसे। कर दिया है ना, तो करा है। 1 मई 2021 2021 में ही आती है। कर दिए होते नहीं, करा है इसने। हाँ चलो उसको भी बात कर लेते हैं, बताओ सर। ठीक है ना, चलिए ठीक है। 2021 में एक ऐसा एक्सपेंस है, एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि रिलेटेड टू 21-22 से, सही है ना। लेकिन उसको हमने पेड कर दिया, मैं डेट भी डाल देता हूँ। उसको हमने पेड कर दिया सपोज 1 अक्टूबर 2020 को। कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं सर? मर्केंडाइल। मैं अकाउंटिंग ही सिखाऊंगा अभी आपको, आप ही बताएंगे आंसर। बताइए ये एक्सपेंस यहाँ पर डेबिट में पड़ा है कि नहीं पड़ा, ये बस बता दो आप, ये बता दो सर। मतलब प्रीपेड तो बैलेंस शीट में पड़ा है ना, एक्सपेंस आपने यहाँ पर डेबिट किया क्या? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये भी सिस्टम सिखाऊं। एंड जनरल एंट्री पे बात करते हैं। जनरल एंट्री है इसकी, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही है ना। ये एंट्री करते हैं ना। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को पीएनएल के डेबिट में ले जाते हो कि बैलेंस शीट में ले जाते हो? तो फिर हो गया ना, यहाँ पर ये एक्सपेंस है या नहीं है, क्वेश्चन का आंसर तो कॉन्फिडेंटली देना चाहिए ना आपको। यहाँ पर नहीं, मतलब आपने मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से इसको 2021 में अलाउ नहीं किया, तो 43 में डिसअलाउ कैसे कर सकता है सर, बताओ ना। अब अगले साल की बात करते हैं, 21-22। बताइए तो ये एक्सपेंस यहाँ पर डेबिट में है या नहीं है? है ना। इनकम टैक्स के हिसाब से भी सही है। अब बताओ 43 भी क्या बोलता है? नहीं उन्हीं को बोलने दो, बोलो। हाँ, तो 2021 में अलाउ हुआ है ना सर, तो क्या बोल रहा है? इसको डिसअलाउ करेगा कि नहीं करेगा? भाई यही तो क्वेश्चन है ना। भाई अलाउ किया हमने, आप भी बोले अलाउ हुआ, तो अब बताओ डिसअलाउ करेगा कि नहीं करेगा 43 भी? क्या लिखा है बताओ 43 भी में? तो सभी एक्सपेंस को डिसअलाउ कर देता है क्या? कब करता है? नहीं, उन एक्सपेंस को कब डिसअलाउ करता है, वही एक्सपेंस है ये। हाँ, जब वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, हिंदी में बताओ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। हाँ, मतलब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के बाद पेमेंट करेगा तो डिसअलाउ होगा ना। एक ही बात हुई ना। ठीक है ना सर। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले जमा नहीं करेगा, मतलब बाद में कर रहा है तभी तो बताओ ना, ये 2021 से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो इसके ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के बाद पेमेंट हुआ है क्या? तो फिर क्यों डिसअलाउ कर रहे हो? अभी समझ में आ रहा है? ठीक है। इसीलिए तो वर्डिंग फिर से पढ़ो, उसकी क्या लिखा है। एक्सपेंस जिस साल उसकी लायबिलिटी क्रिएट हुई है, ये इस साल का एक्सपेंस है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कम क्लोज विथ योर मर्केंटाइल सिस्टम, योर मर्केंटाइल सिस्टम, इट्स नॉट माय मर्केंटाइल सिस्टम। मैं तो अकाउंटिंग पढ़ाता भी नहीं, मेरे क्या करना मर्केंटाइल सिस्टम से। पर इतना समझ में आता है, मर्केंटाइल मतलब भैया जिस साल से रिलेटेड खर्चा वहीं डेबिट होना चाहिए, जिस साल से रिलेटेड इनकम है वहीं क्रेडिट होना चाहिए। इतना ही है ना। खूब सारा पढ़ाए थे मेरे को, लेकिन आखिर में मैं ये सीखा, जिस साल का खर्चा उस साल डेबिट करो, जिस साल की इनकम उस साल क्रेडिट करो। क्या सिस्टम? जिस साल पेमेंट करो उस साल डेबिट करो, जिस साल आए उस साल क्रेडिट करो, हो गया, दोनों सिस्टम खत्म। और इनकम टैक्स क्या बोलता है 145, जो आप फॉलो कर रहे हो हम एग्री कर रहे हैं,
तो इनकम टैक्स से तो झगड़ा ही नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स 5 एक्सपेंसेस के लिए झगड़ा करता है। तो जिस साल से रिलेटेड एक्सपेंस है और इनकम टैक्स बोलता है कैश सिस्टम फॉलो करो, तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। 43 भी बोलता है भाई आप तो बेचारे प्रीवियस ईयर का पेमेंट करो तभी अलाउ करवा रहे हो ना। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो 43 भी बोलता है कि अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो और जिस साल से रिलेटेड खर्चा है एक्सपेंस, भले आप पेमेंट कभी किए हो लेकिन उसकी लायबिलिटी किस साल की है, 21 22, उस साल के रिटर्न फाइलिंग के बाद पेमेंट किए क्या? नहीं किए, तो फिर डिसअलाउ क्यों करेगा वो? समझ रहे हैं? बुरा आदमी थोड़ी ना 43 भी। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, 43 को ठीक से डिस्कस करके लॉजिक क्लियर करो आप, कभी दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो 5 एक्सपेंस को रटना ही तो है ना, वो कोई दिमाग वाला काम थोड़ी ना है। उसको रटने में टाइम नहीं दोगे तो नहीं बनेगा, रटने में टाइम दोगे तो बनेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तो रट लोगे तो भी नहीं बनेगा। फिर भी नहीं बनने के चांस है अगर आप प्रोविजन ही याद नहीं है, आपको प्रोविजन ही नहीं पढ़ रहे हो। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। 43 भी फिर आपके ऊपर है, आपने कितने बार पढ़ा और याद है कि नहीं कि कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं उसमें। हम्म हम्म आप पहले मेरे को फिर से, मैं आप ही की अकाउंटिंग पूछूंगा। अगले साल का खर्चा इस साल पेमेंट 21 22 का खर्चा 2021 में पेमेंट कर दिया, तो आप बताओ कैसे सिस्टम फॉलो कर रहे हो? तो बताओ कौन से ईयर आप अलाउ कर रहे हो उसको अकाउंटिंग के हिसाब से? 2021 में, ठीक है, आपने अलाउ कर दिया। अब 43 भी क्या बोलता है? अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो 23 भी की तो बात ही नहीं करना है मेरे को। 43 भी तो केवल उसी के लिए है ना, मर्केंटाइल सिस्टम के लिए आप पेमेंट नहीं करोगे। ये तो क्यों झगड़ा नहीं, ये सोचे कभी आपने? कैश सिस्टम तो और एग्रेसिव है। 43 भी क्या क्यों बनाया है बताओ? नहीं क्यों बनाया? क्यों इन एक्सपेंस के लिए 43 बनाया? क्या शौक चढ़ गया था इनको प्रोविजन ऐसा बनाने का? ये सोचे हो कभी आपने? ये सोच लोगे तो मामला खत्म हो जाएगा, अब भी आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। सोच के बताओ क्यों बनाया भैया। एक मिनट, क्यों बनाया 43 भी? ये एक्सपेंस का पेमेंट 139 तक करोगे तभी अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे क्यों भी? इनको क्या पड़ी थी? जल्दी हो जाए, मतलब सैलरी लीव इनकैशमेंट का एम्प्लॉय को जल्दी हो जाए, प्रोविडेंट फंड में पैसा जल्दी जमा करे, जल्दी ना, इससे जल्दी तो कैश सिस्टम करवा रहा है। वो तो रिटर्न फाइलिंग तो छोड़ो, वो तो बोलता है 31 तक नहीं करोगे, इसलिए तो पहले ये सिखाया था मैं। बताओ कैश सिस्टम कब तक पेमेंट होना चाहिए? वो तो और एग्रेसिव है, वो तो और बेनिफिशियल है, तो 43 की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है, बात समझो। वो तो और जल्दी पेमेंट करवा रहा है, ये तो प्रीवियस ईयर के बाद भी आपको 5 6 महीने का टाइम दे रहा है। भाई अब मार्च से भी गिनूंगा मैं, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट कितने महीने बाद आती है? सितंबर अगर मानता हूं मैं, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने और दे रहा है। और कैश सिस्टम क्या बोलता है? 6 महीना मतलब नहीं मालूम है? प्रीवियस ईयर में अकाउंटिंग में अभी जमा करोगे तभी हम यहाँ पर बुक करेंगे एक्सपेंस, और एक्सपेंस बुक नहीं होगा तो हमारा टैक्स बढ़ जाएगा। तो कैश सिस्टम तो और ज्यादा सपोर्टिव है इन एक्सपेंस के लिए, तो 43 भी क्यों लाएंगे इन लोग? अभी समझ में आ रहा है? तो थोड़ा इस एंगल से भी सोचो ना, आप लोग सोचते नहीं हो। हमको थोड़ी कोई 43 भी हमारे टीचर पढ़ाया तो ये लॉजिक बताया होगा, थोड़ा अंदर से भी तो आना चाहिए ना। क्यों भाई क्यों? क्यों क्यों 3 बार बोलोगे तो अंदर से आंसर, अंदर का एक गुरुजी जाग जाता है। क्यों क्यों ऐसा ऐसा सोचा करो आप। क्यों निकल गया ना, अगर बाहर आ गया ना, उसका सर पटक लो, नहीं निकलेगा प्रोविजन बाहर, नहीं निकल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लॉजिक हमारा जाग गया है। चलिए, तो 43 भी बहुत काम का सेक्शन है, इस पे एकदम दमदारी से चीजें क्लियर होनी चाहिए। और 2 3 एग्जांपल मैंने क्रिएट किए, उसको आज घर जाके एक एक लाइन का एग्जांपल बना के देखना ना आप, सेट हो जाएगा माइंड में, एकदम सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सपेंस नॉट अलाउेबल एज पर सेक्शन 37। क्या भाई, ये तो कोई कोई क्या बताएगा ये है? पर्सनल एक्सपेंस अलाउ होता है क्या वैसे भी? तो ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क बस कर देता हूँ, पर्सनल एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं होता, वैसे भी अलाउ नहीं होता। ठीक है ना? हाँ, लेकिन 37 में कुछ एक्सप्लेनेशन भी है ना। 37 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्सपेंस सेक्शन 30 to 36 में नहीं भी दिया है, और अगर वो पर्सनल नेचर का नहीं है, और अगर वो किसी लीगल पॉलिटिकल लीगल इलीगल नहीं है, और या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉम्फलेट्स में या फिर किसी चीज में आप एडवर्टाइजमेंट का नहीं है, तो अब अलाउ करेंगे। तो ठीक है, 37 का रेफरेंस नहीं भी देंगे चलेगा। मतलब 37 के एक्सप्लेनेशन में एक्चुअल में थोड़ा नेगेटिव बात भी लिखी हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, भाई बताओ
कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली अलाउ नहीं होता, बल्कि ये बोलना चाहिए, लेकिन आप 35 देखिए सेक्शन, साइंटिफिक रिसर्च पे एक्सपेंस करते हैं, है ना, तो स्पेसिफिक प्रोविजन ऑलवेज हो राइट, जनरल प्रोविजन भी तो जानते हो ना आप, तो अगर स्पेसिफिकली कहीं लिखा है इट्स ओके भाई, चलो ठीक है, लेकिन नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा क्या? नहीं। अगर वो कोई एसेट है तो जाओ ना भैया ब्लॉक में डालो, डेप्रिसिएशन लेना आप, तो ठीक है। रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर, रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर, रिपेयर एक्सपेंसेस नॉर्मली अलाउ होगा कि नहीं बिजनेस में? होगा, लेकिन अगर कैपिटल नेचर का रिपेयर है तो अलाउ नहीं होगा। करेंट रिपेयर वर्ड इसलिए पढ़ेंगे आप सेक्शन 30 और 31 जो है ना, 30 क्या है? बिल्डिंग से रिलेटेड एक्सपेंस, 31 क्या है? मशीनरी से रिलेटेड एक्सपेंस। जब आप पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा है करेंट रिपेयर शुड बी अलाउड। एमोटाइजेशन ऑफ, एमोटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एमोटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी एक्सपेंस को एब्जॉर्ब करवाना कई साल में, एमोटाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जानते हैं आप सेक्शन 35 कितने इंस्टॉलमेंट में अलाउ करने की बात करता है? 5 इंस्टॉलमेंट, 4/5 मतलब बचा हुआ, इसको बल्कि सिंपल लिख देते हैं, एक हिस्सा अभी और बचा आगे के 4 साल में, तो 5 हो गया ना, 1/5। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस विल अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट, खत्म। मतलब ये निकला कि मान लो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है, अच्छा अकाउंटिंग में क्या करते हो आप लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का? हम्म, भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी तो कुछ होगा ना, तो सेक्शन रहती है तो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा हमको? नहीं, मेरे को एक्चुअली में नहीं मालूम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आउटडेटेड है मेरा माइंड, मतलब आप लोग से पूछ रहा हूँ मैं। अगर नहीं, ये तो अकाउंटिंग से कोई मतलब ही नहीं, पहले समझ लो, ये इनकम टैक्स का प्रोविजन, मैं आपसे अकाउंटिंग पूछ रहा हूँ। धीरे धीरे अलाउ करते थे। देखिए ये तो पक्का मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना दिमाग तो मेरा काम कर रहा है कि जिस साल बिजनेस चालू हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, उस साल अगर आपको एक साथ अलाउ करना है तो उसी साल अलाउ होगा ना, अपने आप फिर कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉस वगैरह हुआ तो आई थिंक कि द एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका जिस साल बिजनेस स्टार्ट होता है कमेंसमेंट वाले ईयर में अलाउ हो जाता होगा, मतलब डेबिट बोलना चाहिए अकाउंटिंग पॉइंट से, सही है क्या? ठीक है। तो मान लो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए डेबिट दिख रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो इस साल क्या एड बैक करोगे या लेस करोगे? हाँ, प्लस करेंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि 1 लाख का 1/5 कितना हो गया? 20,000। इस बार 20 ही अलाउ करना है 1 लाख की जगह, तो हम क्या करेंगे, बाकी का 80,000 तो हम करेंगे प्लस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डिसअलाउड ड्यू टू सेक्शन 35D, या वैसे 35D तो अलाउ करने का सेक्शन है, या एक तरीका है कि ऑल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, मतलब एड बैक कर दो 1 लाख को, और फिर नीचे लेस 1/5 ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस विल अलाउड। ये भी अच्छा प्रेजेंटेशन है, समझ में आ रही बात? फाइन एंड पेनाल्टी बता चुका हूं मैं आपको अभी, कोई भी फाइन पेनाल्टी या फिर किसी लॉ के अगेंस्ट में कोई आप ऐसा खर्चा करते हो जो लॉ में मतलब एग्रीड नहीं है, तो दैट विल बी नॉट अलाउड इवन दो इट इज फॉर योर बिजनेस, इवन दो इट इज फॉर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे कई इलीगल एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस के लिए होते हैं, बिजनेस के ग्रोथ के लिए होते हैं, और रेवेन्यू नेचर के होते हैं। रोज मेरी ट्रक पास होती है तो पुलिस वाले को मैं पर ट्रक 500 रुपए देता हूँ, बताइए रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है या नहीं है? है। बिजनेस के लिए है या नहीं है? है। तो नॉर्मली तो अलाउ होना चाहिए सेक्शन 37 में ही, लेकिन 37 में इसीलिए एक्सप्लेनेशन लिख दिया नीचे कि सब ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर ठीक है, लेकिन अगर वो इलीगल हुआ, मतलब किसी लॉ को ऑफेंस में हुआ, तो फिर अलाउ नहीं होगा। अभी समझ में आया? ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ऑल एक्सपेंस रिलेटिंग टू इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, दैट इज म्युनिसिपल टैक्स। कुछ समझ में आ रहा है? म्युनिसिपल टैक्स दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, और नीचे आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ के लग रहा है कि ये म्युनिसिपल टैक्स जिस घर का है वो घर एचपी हेड में चार्जेबल है, तो अलाउ होगा क्या? यही तो लिखा है, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम विच इज नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड। एक ऐसे इनकम का खर्चा, इनकम का कोई ना कोई खर्चा होता है ना, हर इनकम का कोई खर्चा होता है ना, तो ऐसा रेवेन्यू का कोई एक्सपेंस जो कि रेवेन्यू यहाँ चार्ज नहीं हो रही है, तो भैया यहाँ एक्सपेंस क्यों अलाउ होगा? समझ रहे हैं क्या? पक्का? तो चलो म्युनिसिपल टैक्स की बात ही हो गई है, यहाँ लिखा म्युनिसिपल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ क्यों नहीं अलाउ होगा? बट म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द कमर्शियल प्रॉपर्टी विच इज यूज फॉर अवर बिजनेस देन अलाउ होगा। अब बताइए, मेरे पास एक घर है जो कि
रहने के लिए उपयोग में लाता हूँ। रहने के लिए नहीं बोलता, लेट आउट करता हूँ, नहीं तो म्यूनसिपल टैक्स की तो बात ही नहीं करोगे आप लोग। सही बोला ना? लेट आउट करता हूँ। और एक हाउस है जिसमें मैं बिजनेस करता हूँ बिल्डिंग में, दोनों में म्यूनसिपल टैक्स दिया, तो उसका म्यूनसिपल टैक्स कहाँ अलाउ होगा? एचपीएड में। इसका म्यूनसिपल टैक्स कहाँ अलाउ होगा? दोनों में फर्क है क्या प्रोविजन में? दोनों में अलाउ करने में एचपी हेड और इसमें क्या फर्क है अलाउ करने में? यहां पर भी पेमेंट है म्यूनसिपल टैक्स, यहाँ पर भी तो टैक्स है ना ये, तो यहाँ पर भी तो 43 भी आएगा ना। लेकिन फर्क है ना जी। एक घंटे से राम कहानी यही सुना रहा हूं मैं आपको। हाँ, अगर ये एक म्यूनसिपल टैक्स जो एचपी हेड वाला है 2021 अपना प्रीवियस है, उसका पेमेंट मैंने 1 अप्रैल 2021 को किया, अलाउ होगा? इजी क्वेश्चन है भाई, एकदम गिरा पड़ा सा। 2021 का एसएस प्रीवियस है अपना। घर का जो म्यूनसिपल टैक्स है जो लेट आउट है, उसका म्यूनसिपल टैक्स 1 अप्रैल 2021 को हो गया, मैंने कर दिया। बताइए वो अलाउ मतलब माइनस होगा कि नहीं होगा आपके हिसाब से? सर क्या लगता है? कोई जगह है तो मैं कूद जाऊं क्या यहाँ से? कौन से हेड की बात सोच रहे हो आप? जो घर को मैं लेट आउट किया हूँ, कौन से हेड में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो उस हेड में उसका म्यूनसिपल टैक्स माइनस करते हैं ना जीएवी के बाद, तो उसका पेमेंट मैंने किया 1 अप्रैल 2021 को। क्यों नहीं होगा? पेड बेसिस पर अलाउ होता है। और वही जो कमर्शियल बिल्डिंग था उसका पेमेंट भी मैंने ऐसे ही किया 1 अप्रैल 2021 को। बताओ अलाउ होगा क्या? कौन से हेड में पहले बताओ, ये हेड बताओ कौन तो अलाउ होगा ये? इसका भी पेमेंट 1 अप्रैल 2021 को किया, अलाउ होगा? 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, तो कैसे यहाँ अलाउ होगा बोल रहे हो, वहां वहां माइनस करने मना कर रहे हो, क्यों? हम्म। काय की ड्यू डेट? हाँ, ड्यू डेट कई सारी चीज की आती है ना। हाँ, यही तो मैं चीख रहा था कि वेदर 43B इज द कैश सिस्टम। नो, वहां कैश सिस्टम पे अलाउ हो रहा है, तो वहां 31 मार्च तक पेमेंट करना जरूरी है। यहाँ 43B सिस्टम है, तो यहाँ रिटर्न फाइलिंग तक भी पेमेंट करूंगा तो चलेगा। सेट करो, मैं कई बार बता रहा हूँ, जब जब आपके माइंड में सेट हो जाए। तो अभी मेरे को मौका मिला तो यहाँ फिर से समझाया मैंने। यही म्यूनसिपल टैक्स एचपी हेड में उसका रंग अलग है, और यही म्यूनसिपल टैक्स पीजीबीपी में इसका कलर अलग है। द म्यूनसिपल टैक्स इन एचपी हेड, इफ इन एचपी हेड is allowed on cash basis, but if municipal tax allowable in PGBP, it will be not allowed as per cash basis, it will be allowed as per 43B basis। क्योंकि इसका कोई नाम ही नहीं है तो मैं 43B basis बोलता हूँ। और आप बोलते हो सर सेक्शन रटना है क्या? अगर ये नाम नहीं रहेगा तो मेरे को कितनी मुश्किल से लगेगी समझने और समझाने में। ना मैं कैश बोल सकता हूँ बेचारे को, ना मैं मर्केंटाइल बोल सकता हूँ, तो मैंने क्या नाम रखा उसका? 43B बेसिस। देखिए 43 अगर आपको समझ में आता है तो 43 बेसिस बोलते ही काम खत्म भी तो हुआ। बट से ऊपर आ गए ना, उसके ऊपर चढ़ गए ना, कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट अपने ऊपर चढ़ा है, कहाँ समझ में आएगा? उसके ऊपर आप चढ़ जाओ। कॉन्सेप्ट अपने नीचे रहना चाहिए। सवारी गाड़ी के ऊपर अपन ऊपर चढ़े वही ठीक है, गाड़ी अपने ऊपर पंचर हो गई चढ़ गई वो फिर बहुत भारी लगेगी आपको। समझ में आया क्या? जहां मौका मिल रहा है मैं आपको कंपेयर करके समझा रहा हूँ, ठीक है? और ये केवल आप ही लोग समझ सकते हो। मैं बार बार आप लोगों की बैच की अहमियत समझा रहा हूँ। क्या रेगुलर बैच में मैं समझाऊंगा तो दूसरे दिन क्लास नहीं आएंगे स्टूडेंट? अरे फालतू टीचर है, पता नहीं क्या बोलता है, यही समझ में नहीं आता। दोनों, उसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। कलर मतलब ड्राइंग टीचर है कि इनकम टैक्स का टीचर है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप अपनी वैल्यू पहचानो। ये लेवल पे डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ ही कर सकता हूँ और किसी के साथ नहीं कर सकता। क्या समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर अपन इस लेवल से डिस्कस कर लेंगे ना, आधे घंटे में प्रोविजन रिकॉल होते हैं पीजीबीपी के, 2 घंटे में पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं, 2.5 घंटे के अंदर इनकम पीजीबीपी हेड खत्म हो जाता अच्छे से। और एक दो बार करोगे तो 1 घंटा ही लगता है, बस खत्म हो जाएगा, विजन क्लियर हो जाता है हमारा। कोई डाउट यहाँ तक? मैं आते ही कल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, एक आध पॉइंट इसका और कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। ऐड वाले पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू रिकॉल पीजीबीपी दिस फॉर्मेट।
मतलब मैं कई तरीके से समरी बनाने की कोशिश कर लिया, लेकिन इस तरीके को डिफिट नहीं कर पाया मैं, तो फिर मैं बनाना छोड़ दिया, अपनी पूरी समरी को अलग रख दिया, नहीं दिया आप लोगों को भाई मैं जब पढ़ता था तो मैंने अपने लिए भी समरी बनाई थी, कई तरीके से बना के देखा, लेकिन ये जो तरीका सीखने का इन्होंने जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को उठा उठा कर एक बार ऐड और लेस में समझा दिया ना, एकदम लेवल आ जाता है हमारा। और क्या देखो, एनी सम पेड बाय एसएससी एज एन एम्प्लॉयर by way of contribution to the pension scheme under section 80 CCD exceeding 10% of salary of the employee। अगर 80 CCD में दिए हुए पेंशन फंड में, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर ने अगर 10% से ऊपर कंट्रीब्यूट किया तो वो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एम्प्लॉयर को डिसअलाउ हो जाएगा। आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड इज एन बिजनेस एक्सपेंडिचर, यस और नो। और कितना एक बिजनेस एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कायदे से ये सेक्शन को भूल जाओ पूरा, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दिया, भैया तुम ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करोगे ना तो आपको हम 10% से ऊपर होगा तो वो डिसअलाउ कर देंगे। समझ में आया क्या? अच्छा बताइए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में बस वो वेट ही करा था, यही मिस्टेक करते हैं जो आपने बोला अभी। बताओ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अभी आपका काफी ज्ञान खुलेगा, वो 14% जमा कर रहा है, 14%। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन तो अलाउबल एक्सपेंडिचर है ना, कितना अलाउ होगा? 12% बोले ना सर। नहीं होगा, कहाँ लिखा है सर? डिसअलाउ हो रहा है, मतलब आप डिसअलाउ कर रहे हो ना, डिसअलाउ करने का सेक्शन कौन सा है? 40, 40A, 43B, तीनों में कहीं नहीं लिखा है। हाँ यही समझाना चाह रहा हूँ, आप सैलरी के प्रोविजन को यहाँ चिपका रहे हो, अलग हेड है। वो जो आपने जमा किया है, आप एम्प्लॉयर, वो आपको पूरा अलाउ होगा, लेकिन जो एम्प्लॉय के हैंड में जब इनकम चार्ज करोगे सैलरी हेड में, तो 12% तक एग्जाम करके 2% चार्ज करते हो, और आप उसको यहां पर ले आए, जैसे ही आरपीएस सोचे आपका माइंड तुरंत एक तो स्प्रे निकाला 12%। आप सोचो ना कहां फंस रहे हो आप। डिस अलाउ करने के लिए यहाँ कोई सेक्शन है क्या? नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, मैं केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहा हूँ, इस लेवल पे नहीं आता क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ऐड वाले पॉइंट समझ में आ रहे हैं? जितना मेरा आज डिस्कशन हुआ है ना, आपको पूरा टेबल समझाया हूँ, ये डेबिट मैंने ऐड समझाया, इसको और अच्छे से करके आना, जिस एरिया में कंफ्यूजन होगा पूरा डिटेल प्रोविजन निकाल लेना, उसको चेक करके आना, कोई क्वेश्चन मत बनाना अभी। बाकी ये माइनस माइनस कल कवर करके सीधा क्वेश्चन में एंटर करेंगे, ठीक है? कल देख